या आ जाओ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप लोग फॉरेस्ट्री ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। एसीएफ और रेंजर वाली ये क्लास है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट्री। उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक है आपका बॉटनिकल एस्पेक्ट, जहाँ पर आप लोग खासकर फॉरेस्ट और उसके रिलेटेड बोल सकते हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा अच्छा है कि प्लांट और उसके रिलेटेड साइंस से कैसे फॉरेस्ट जुड़ा हुआ है। और दूसरा एक एस्पेक्ट होता है फिजिकल, ठीक है, कि कोई एरिया या किसी प्लेस, ठीक है, कोई क्षेत्र है, कोई भूमि है, वहाँ पर वनों को किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट है, जिसमें फर्स्ट एस्पेक्ट आपको विनोद सर ऑलरेडी कवर कर रहे हैं और सेकंड एस्पेक्ट मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे पहले हम लोग चीज़ों को, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं भागेंगे, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ बेसिक से जितना अच्छा समझ आएगा उतना बेटर टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होगी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पढ़ते तो हैं, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बट हमारे पास उसके फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और फैक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर वो फैक्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है ना, तो वो तो आपसे बन जाएगा। पर जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा फैक्ट से हटकर कुछ और चीज़ बन जाए, तो जैसे कि उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग पूछ लिया जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने पढ़ा तो था इस टॉपिक को, पर इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स इसलिए क्लब करने की बात होगी। जरूरी होना चाहिए कि एक तरफ आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव भी समझोगे, और दूसरी तरफ क्या समझोगे, फॉरेस्ट के बारे में भी समझोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आप सभी को पता ही होगा, पंकज गुप्ता, ठीक है ना। ये बिलासपुर एस अकेडमी इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूँ, यहाँ का फाउंडर हूँ, और बाकी अपने बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग आपके पढ़ते चलेंगे फिर धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ बताएंगे। एक फॉरेस्ट्री के साथ बड़ा पुराना संबंध रहा है मेरा, खासकर जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और उसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बात होती है तो उसके साथ, और काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ। लगभग मुझे टीचिंग फील्ड पे भी 7 से 8 साल हो चुका है, ठीक है। तो इन टोटल कि आपको यहाँ पर बहुत बारीकियों से उस तरीके से अध्ययन कराया जाएगा, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, खासकर मेरे द्वारा यहाँ पर जो मैं लेक्चर्स लूँगा, कि आपका जो एग्ज़ाम का डिमांड है वो तो ज़रूर पूरी हो, इसके साथ साथ आपको वनों की कुछ ऐसी समझ भी हो जो एग्ज़ाम के आगे चलकर कहीं इंटरव्यू के समय भी आपको काम आए, और इवन जब आप सच में फॉरेस्ट के अंदर होंगे तो वहाँ पर भी वो फॉरेस्ट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से फेमिलियरिटी चाहूँगा, थोड़ा सा अपना नाम आप लोग मुझे बताएंगे और किस जगह से है, और आप में से किसका फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है, कृषि या वानिकी से आपका पहला संबंध रहा है या नहीं भी रहा है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी हैं प्लीज़ एक बार बताएंगे, ताकि मुझे समझ आए किस लेवल से आपको इस साथ ओरिजिन करना है, शुरुआत करनी है, ठीक है जी। आप बताएं। सर मेरा नाम हितेश मैत्री है और मैं कोरबा से हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी। आप हितेश जी जी, क्या पढ़ा है आपने? बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आपका भी मतलब लगभग फॉरेस्ट से थोड़ा बहुत समझ जाए। बीएससी मैथमेटिक्स। सर मेरा नाम योगेश ठाकरे है, मैं जबलपुर से हूँ, मेरा मैकेनिकल इंजीनियर। जानवी गुप्ता, हाँ, फॉरेस्ट्री, मतलब आपका वो भी फॉरेस्ट्री रहा है। चलिए, तो आपके साथ पढ़ा, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सर आपको समझ ज़्यादा आएंगे स्टार्टिंग में, बट हाँ एक लेवल होगा कि हम सबको एक जैसा समझ आएंगे। ओके, आप? सर मेरा नाम अनिल सिंह है। मनीष? अनिल सिंह जी, सूरजपुर से। आप? बीएससी जूलॉजी, गुड। सर मेरा नाम कैनिंग खल्लू है, कोरबा जिला से हूँ और मेरा बैकग्राउंड है फॉरेस्ट्री। ओके जी। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ एकदम नया था मेरे लिए भी। ओके, चलो आप? मेरा नाम अमित कुमार है, और मैं IT इंजीनियरिंग एंड ऑनलाइन। आप लोग भी जो साथ में जुड़े हैं, आप लोग भी अपना परिचय दे सकते हैं वहाँ पर, ताकि पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आए हम लोगों को, और साथ में अच्छे से सीख पाएँ एक एक बारीकियों के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री के जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े से जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें जो पोस्चर अभी इस वीक के अंदर मैं कवर करूंगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक की बात नहीं करता कि ये टॉपिक वो टॉपिक, पर हम जो पढ़ते चलेंगे उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा और उसके वेटेज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो जी, किसके लिए? हाँ, क्लास में मैं बनवाते हुए चलूँगा और कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा, पर मैं ये भी चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप निकंदन की किताब अपने साथ रखें तो बेहतर होगा,
इसलिए भी बोलता हूँ मैं, देखो मैं नोट्स भी दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, सब चीज़ें यहाँ से होती जाएंगी, क्लास भी यहाँ पर होगी, मैं लिखवाऊँगा भी, सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बट फिर भी एक ऑथेंटिक किताब, अगर आप हिंदी मीडियम के तब तो बात अलग है, पर इंग्लिश मीडियम के हैं और अगर आप मणिकंदन पढ़ सकते हैं हिंदी के होने के बाद भी, तो आप उसको रखिए। इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कभी कभी हम बुक भी रीड करते हैं तो हमारी भी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक ही किताब को 5 आदमी पढ़कर 5 व्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो बेहतर व्यू बनेगा आपका भी, पढ़ेंगे तो आपको भी समझ ज़्यादा विकसित होगी। इसलिए बस मैं बोलता हूँ कि ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे, जहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा और लिखवाया जाएगा उससे चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीक के मैं इस वीक बाय वीक बात करूंगा। तो अभी मेरे को जो इस वीक पे टॉपिक कवर करना है तो उसके कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि फॉरेस्ट के फिजियोग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है, बजाय जो प्लांट है या उसके बायोलॉजी या उसकी जो भी क्या है साइंस। तो प्लांट साइंस और उससे ज़्यादा या कहीं पर क्या डिपेंड करता है कि जो क्षेत्र है और क्षेत्र के हिसाब से हमको वन को किस तरीके से उगाना है या कैसे जाना है, ठीक है। तो उसके कुछ बेसिक एकदम आसान टॉपिक्स हैं, बहुत हार्ड नहीं है, किसी टॉपिक को हार्ड नहीं समझना, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सा विषय है, उसकी तरफ से चलेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। क्या देखेंगे? एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, ठीक है, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आपका सामाजिक वानिकी, जिसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक क्या देखेंगे? सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, ठीक है ना, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वन, ठीक है। तीसरा देखेंगे हम लोग टॉपिक JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं JFM, संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। तो पहले तो ये 3 टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा चलेंगे फॉरेस्ट में जो सॉइल है, स्पेसिफिक सॉइल से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और लास्ट ईयर भी सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया, और खासकर सॉइल का एक विशेष क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जिसको बोलते हैं USDA क्लासिफिकेशन। आप क्यों? ACF, ठीक है। तो क्या होगा? USDA का क्लासिफिकेशन है। USDA एक एजेंसी है अमेरिका की, जिन्होंने क्या किया था, जितने भी वर्ल्ड में सॉइल मिलते हैं, ठीक है ना, उन सॉइल का क्या किया है? वर्गीकरण किया है, उन सारे मृदाओं का वर्गीकरण किया है। तो उसका एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं USDA वर्ल्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा मृदा विज्ञान की ओर चलेंगे, सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। डायरेक्ट टॉपिक का नाम सॉइल साइंस नहीं है, फॉरेस्ट सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन है, बट मैं आपको सॉइल साइंस के साथ लेकर चलूंगा, ठीक है ना, कवर मैं पूरा कराऊंगा सॉइल साइंस। अब प्लीज़ कल से क्लास 6 बजे चालू होती है तो 6 बजे पहुंच जाए या उससे पहले पहुंच जाए, उसके बाद ना है क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। सॉइल साइंस, तो इसको बोलेंगे आपका मृदा विज्ञान, क्लियर है। तो एक टॉपिक क्या होगा? मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप लोगों का इकोलॉजी का एक एस्पेक्ट है। इकोलॉजी के टॉपिक को जब मैं देखता हूँ नज़दीक से तो यह समझ आता है कि वही टॉपिक 2 बार लिखा हुआ है, एक बार फॉरेस्ट के अंदर लिखा हुआ है और दूसरी बार आपकी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के सिलेबस पे भी लिखा हुआ है। जहाँ पर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान है वहाँ पर भी दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको बाद में देखेंगे। तो इकोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट होगा वो कंप्लीटली मैं डील करूँगा, इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा या एवं लिख सकते हैं, एवं पर्यावरण, ठीक है। सब्जेक्ट टेक्निकल है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे तो वो इंग्लिश में समझने के लिए ज़्यादा आसान है बजाय हिंदी से, ठीक है ना। तो दोनों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे होंगे, समझ एक अच्छी विकसित होगी और चीज़ें बनेंगी। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे, इसमें से मैं जितना भी हो सके कोशिश करूंगा इस वीक कवर करने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ एक और टॉपिक भी हमारे पास है, वाटर शेड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर शेड मैनेजमेंट, जल संभार प्रबंधन, इसको क्या बोलते हैं? जल संभार प्रबंधन, जल संभार प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट।
ठीक है, तो ये 5 टॉपिक पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इससे हम अब फॉरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे और फिर चीज़ों को धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है ना। हम अपने 1 को भी ग्रो करेंगे। लिख देता हूँ मैं आपको फॉरेस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट्री और टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस विषय में कौन कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले इनको समझेंगे, फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर भी जाकर बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक होगा फॉरेस्ट्री का जो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए पहले इसको, ठीक है। ओके, चलो इसके साथ साथ पहले बात, जब भी 1 पढ़े या किसी भी चीज़ को पढ़े, ठीक है ना, वहाँ पर पहले बेसिक जो कंपोनेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो एकदम बेसिक है, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट की बात करें तो पहले तो मैं आपसे कुछ शब्दों के बारे में जानना चाहूँगा कि आप लोगों को इन शब्दों का नॉलेज है कि नहीं। वर्ड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो जो शब्द है उनके बारे में आपको कितना पता है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तभी यहीं से स्टार्ट होगा फॉरेस्ट पढ़ना। अब मैं उस तरीके से आप सोचोगे नहीं कोई एडवांस साइंस पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, एकदम बेसिक है। जितना अच्छा ये समझ आएगा उतना एडवांस जाते जाते हमें चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पहला शब्द जो आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरा शब्द क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, वन, और इसमें फॉरेस्ट्री लगा देंगे तो क्या होगा, वानिकी, जो एक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसको प्लस करके लिखते हैं, या इसको लिखते हैं वन, या इसको प्लस करने से क्या होगा, वानिकी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पहले इन वर्ड्स को पहले समझते हैं, और यहीं से आपका एक टॉपिक जो है ना, जो टॉपिक का नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री, वो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। अगर ये 2 शब्दों के मीनिंग को आप अच्छे से बता दोगे तो टॉपिक का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके दोनों को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट जो शब्द लिखा है कृषि, एग्रीकल्चर। चलो तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। इंटरेक्शन बेस्ड पढ़ाई होगा मेरे साथ वो नहीं कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ बस आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इंटरेक्शन करेंगे, सीखेंगे, बहुत बारीकियों से जानेंगे, ठीक है ना। चलो जानवी आप बताओ क्या होता है एग्रीकल्चर। लैंड दैट ग्रो क्रॉप्स। लैंड दैट ग्रो क्रॉप्स, तो वो तो जमीन ही हो गया। सर फॉर कंजप्शन पर्सन वी प्लांट ट्रीज एंड एनी अदर कंजम्पशन का जब हम ट्री प्लांट करें, नहीं ट्री की जरूरत होगी, ट्री हाँ, मींस वीट पैडी, वीट पैड कुछ भी उगाए, ठीक है। और कोई देखिए, क्रॉप कल्टीवेशन प्लस एनिमल हस्बेंड्री, ये हो गया कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, सबको मिला के आप बोल रहे हैं। नहीं, यहीं पर देखो, ये अगर हमको एकदम छोटा सा रूट पता हो ना, हम चीज़ों को कनेक्ट कर जाते हैं बहुत आसानी से। देखो कृषि का मतलब होता है, ये वर्ड जो है, ये एग्रीकल्चर जो है वो वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एग्री प्लस कल्चर, ठीक है ना। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगर इंग्लिश के हिसाब से को देखें तो 2 शब्द, एग्री प्लस कल्चर, ठीक है। पढ़ा फॉरेस्ट्री रहा हूँ, पर इसके बिना फॉरेस्ट्री अधूरा है, और इसके बिना एग्रो फॉरेस्ट्री और ऐसे टॉपिक्स भी क्या है, अधूरे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखिएगा, एग्री प्लस कल्चर, इस वर्ड को समझना ज़रूरी है। एग्री का मतलब होता है मृदा, क्या होता है, सॉइल, मृदा। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब कुछ उसके ऊपर उगाना, ठीक है। तो मृदा को उपजाऊ बनाना या मृदा में किसी चीज़ की उपज लेना, एक है ना, सॉइल के ऊपर या किसी चीज़ को कल्टीवेट करना, या सॉइल को ही हम क्या करें, कल्टीवेबल बनाएं, कि मृदा वैसा बन जाए कि इससे किसी चीज़ का हम उत्पादन ले पाए। उस विधि को या उस विज्ञान को कृषि बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है ना, कल्टीवेशन, कि उसको उपजाऊ बना रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उस लायक बना रहे हैं, कल्टीवेशन। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो अगर इन दोनों को चीज़ देखें, चाहे मृदा का कल्टीवेशन, मतलब ये है क्या, ये है भूमि, और भूमि का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लैंड का हम क्या कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, हम उपयोग कर रहे हैं। क्यों उपयोग कर रहे हैं, अपने लिए कुछ फसल उगाने के लिए। और एग्रीकल्चर हमेशा क्या होगा, ये हमेशा किसी भी रूप में आपको कृषि दिखे या एग्रीकल्चर दिखे, वो हमेशा एक आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम होगा, मानव के द्वारा किया गया होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो पहली बात ये होता है। दूसरी बात, ये हमेशा क्या होता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, दैट इज डन बाय ह्यूमंस, अपने आप नहीं हो जाएगा, मानव करते हैं उसको।
तो मानव क्या करते हैं, इस मिट्टी को या जो लैंड है उसको क्या करते हैं, अपने यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना, उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं, और उस इस्तेमाल में लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कृषि करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन, मानव, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, ह्यूमन, क्योंकि ये कृत्रिम है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, फॉरेस्ट्री। वन तो आप सभी समझ रहे हैं, ठीक है ना, पर वानिकी क्या है, एक विज्ञान का नाम है। वानिकी क्या है, एक विज्ञान है जहाँ पर हम वन, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट्री मतलब सिंपल से ही आ जाएगा कि फॉरेस्ट्री क्या है, तो फॉरेस्ट्री क्या है, एक साइंस है, ठीक है ना। वानिकी क्या है, एक विज्ञान है, वनों का विज्ञान है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वन के प्लांटेशन, कल्टीवेशन, उसके ग्रो और उसके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। 4 चीज़ों को मुख्य रूप से आधार बनाया गया, किस किस को, पहला प्लांटेशन, मतलब उसमें जो भी पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, ठीक है, प्लांटेशन, पहले तो सुन लो, उसके बाद मैं एक एक चीज़ लिखवाऊंगा आपको, है ना, तो थोड़ा सा आप सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको, बस ऐसा इस तरह से नोट कर लीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, प्लांटेशन, ठीक है, कि वहाँ पर किसी भी पौधे का या किसी भी पेड़ का या किसी भी चीज़ों का वहाँ पर क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। प्लांटेशन का वर्ड क्या होता है, वृक्षारोपण, ठीक है ना। तो वृक्षारोपण, इसके बाद इस वृक्ष को जो रोपण किया है इसकी ज़रूरत क्या है कि इसको हम मैनेज करें, उसका प्रबंधन, तो वृक्षारोपण, इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट, दैट इज प्रबंधन, इसका हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको प्लांटेशन भी करना है, उसको मैनेज भी करना है, और तीसरा एस्पेक्ट क्या है, इसको भी सही तरीके से सस्टेनेबल यूसेज में लाना है। तो वन का सही रूप में, या बोल सकते हैं आपका सतत रूप में, इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करें, तो सतत इस्तेमाल, सस्टेनेबल यूज़ के बारे में भी यहाँ बात करते हैं। सतत रूप से इसका उपयोग, सस्टेनेबल यूज़, पहले समझेंगे अच्छे से ना, सतत उपयोग, सतत उपयोग, ये तीनों के तीनों फैक्टर एक फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री साइंस के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। अब इसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये तो एक प्रकार से क्या है, पहले ये नेचुरल होता है, वन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, पर सिर्फ पेड़ उग जाना वो प्रकृति के होए, लेकिन उसका धीरे धीरे हमारे बहुत सारे चीज़ आज ऐसे हो चुके हैं कि हम और फॉरेस्ट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोजम मतलब हम वन पे आश्रित हैं और वन हम पे आश्रित है। तो क्योंकि प्रकृति और ये मानव दोनों ही आपस में क्या है, एक रूप में एक दूसरे पे क्या है, आश्रित हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इनका आपस में क्या है, को एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों का साथ में क्या है, को एग्जिस्टेंस, सब में एक साथ, वो दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस दोनों फैक्टर को जब इंक्लूड करेंगे तो हम इस लैंड यूसेज की जब बात करते हैं डिपेंडेंट कॉज के लिए फॉरेस्ट को लेते हुए, तो वहाँ पर भी हमको क्या करना है, उसी लैंड को यूज़ करना है। अब हमारे पास क्या है, लैंड है, तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट की बात करें चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, इन दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, एक भूमि, लैंड, और दूसरी बात उस लैंड को किस तरीके से हमें उपयोग में लाना है, ठीक है ना, दो चीज़ तो समझ आ रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें चाहे फॉरेस्ट्री की बात करें, एक तरफ हमारा कृषि है, एक तरफ हमारा, इन दोनों की जब बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या दिख रहा है हमें, हम लोग तो बाद में आते हैं, ह्यूमंस वगैरह सब बाद में आते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण इसका जो घटक है वो क्या है, जमीन, लैंड, और हम उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लैंड यूज सिस्टम, भूमि के प्रयोग का एक क्या है, विधि, ठीक है ना, भूमि के प्रयोग की विधियों के बारे में बात करेंगे। मुझे इसे साइलेंट करने दीजिए, बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो क्या करेंगे, भूमि के उपयोग की व्यवस्था की बात करेंगे। तो अब यहीं से जब एक विज्ञान निकल कर आया, यहीं से फॉरेस्ट्री निकल कर आया, यहीं से फॉरेस्ट निकल कर आया, और फॉरेस्ट में बहुत सारी सोच आई, ठीक है ना, फॉरेस्ट में बहुत सारी सोच आई कि हम लैंड को यूज़ कैसे करें।
तो एक तरफ एग्रीकल्चर पे लैंड यूज़ हो रहा था, एक तरफ फॉरेस्ट पे लैंड यूज़ हो रहा था। फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे लैंड थे जो अपने ऑप्टिमम यूसेज पे नहीं थे, कृषि में ऐसे बहुत सारे थे जो अपने ऑप्टिमम यूसेज पे नहीं थे। ऑप्टिमम का यहाँ पर अर्थ है कि उससे जितनी ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, जितना उससे हमको क्या मिलना चाहिए, उत्पाद या बोल सकते हैं उससे आउटपुट मिलना चाहिए, उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो हम ऐसा कौन सा सिस्टम बनाएं कि हम इसको भी इसके ऑप्टिमम यूसेज पे लेकर आए, ठीक है ना, इसको उस स्तर पे लाएं जिस स्तर पे ये सबसे अधिक उत्पादन देगा, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग लैंड का होगा और लैंड को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको किस तरीके से लाएं। दूसरा आया फॉरेस्ट के लिए भी सेम चीज़ कि इसको उस स्तर पे कैसे लाएं कि इसका सबसे बेहतर उपयोग किया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इस लैंड का किस तरीके से यूज़ करें कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को मिलाकर कि हम उसका सबसे बेस्ट आउटपुट ले पाए, और इसके बारे में स्टडी स्टार्ट हुई वे बैक इन 1980s या 1970 की बात करें, 1970-1980 के दशक में इसके बारे में स्टडी स्टार्ट हुई, ठीक है ना, जहाँ से एक केंद्र बना जिसका नाम था वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री, ICARF बोलते थे, बट बाद में इसका नाम ये भी चेंज किया गया है, ठीक है ना, सेंटर। तो ये क्या बना, एक केंद्र बना, ये आर है ना सेंटर, ठीक है। तो विश्व कृषि वानिकी, ठीक है ना, तो विश्व कृषि वानिकी रिसर्च केंद्र, ठीक है, ये बनाया गया। इसको बनाने वाले व्यक्ति जो थे, इसमें जो सबसे अधिक काम किए थे, उनका नाम था, क्या नाम था, PK रामचंद्र नायर। PK रामचंद्र नायर। और इन्हीं व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि इन्होंने इस लैंड यूसेज को कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात कही। एंड दिस आदमी को भूलना मत, ये इंडियन भी है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इसी व्यक्ति ने क्या किया, ये दोनों विधि को आपस में मिलाया, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को, और लैंड को कैसे सबसे बेहतर प्रयोग किया जा सके उसके ऊपर प्रॉपर एक एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट का मिक्स्ड सिस्टम दिया, जिसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के जनक, फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। याद रखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन यही आ जाएगा कि कृषि वानिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो व्यक्ति का नाम क्या है, PK रामचंद्र नायर। याद रहेगा सभी को, बोलेंगे तो नहीं, ठीक है ना। अभी तक क्लियर हो रहा है चीज़ें, कहीं पर कोई समस्या तो नहीं नज़र आ रही मुझे, ठीक है। 70s के आसपास स्टडी स्टार्ट हुई, और ये भी पूछ सकता है कि इस सेंटर को बनाया कब किया था, तो ये बनकर इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, ये भी याद रखना। लाइव तो है, वॉइस कट गया है, तो कंप्लीट एक डालेंगे ना, उसको आधा तो ब्रेक करोगे, अच्छा लगेगा। करूँ लाइव फिर से, अब जो स्ट्रीम करूँगा ना, लेकिन उसको वो मत करो, फिर लाइव मत करो, ठीक है। उसको प्रॉपर अच्छे से दोनों को कंप्लीट लेक्चर को करवाना। फिर अनलिस्टेड ही ग्रुप में डाल देना, इसको पूरा डालेंगे, क्लास होने के बाद डाल देंगे। एक मिनट रुक जाएंगे बस। बुला के तो ऑफिस से हो गया, चलो ठीक है, वो देख लेंगे लोग, ठीक है। तो क्या हुआ,
यही बात करते हैं कि लैंड यूसेज का जो सबसे एक बेहतर तरीका उन्होंने अपनाया है उसको क्या बोला गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, चालू करें पढ़ना टॉपिक 1। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात तो क्वेश्चंस को भी ट्रेस करना है। ठीक है, डायरेक्टली पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री से आप क्या समझते हैं, वो तो चलो एक चीज़ है, ठीक है ना, उसके तो अभी हम लोग कंपोनेंट समझेंगे क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव में जाना है। दूसरा पूछ सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री के फादर किसको बुलाते हैं, अलग अलग वर्ड्स हो गए, सोशल फॉरेस्ट्री का कौन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कौन है, जो वन विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका पिता कौन है, उस द फादर ऑफ फॉरेस्ट्री और द फॉरेस्ट्री साइंस। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ये भी पता होनी चाहिए, एग्जाम के लेवल पे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग हर एक एस्पेक्ट से बात करेंगे। यहाँ तक अभी क्लियर है, ज़मीन किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो समझ आया, भूमि का क्या उपयोग होगा, अभी हम वहाँ पर वापस आएंगे। पहले आप लोग मेरे को बताएंगे कि ये जो कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ इससे आप क्या समझते हैं, क्या आपने इसको कभी देखा है, क्या आप इसका नाम मेरे को बता पाएंगे, ये क्या है, इन इमेजेस को देखिए और बताइए क्या है। गन्ना मक्का नहीं, फसल तो पहचान गया, मक्का। ये किस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्या है, एनीवन? ठीक है ना, मैं अभी जहाँ पर छोड़ रखा है आपसे, आप जो बताओगे वही लिखूंगा, अपने से कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल देखो, गैस द मेथड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई ये फॉरेस्ट्री का किस तरह का मेथड है। ठीक है ना, आपसे फोटो में नहीं पूछा जाएगा, आपसे वो रहेगा कि वहाँ पर ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है ना, जैसे लिखा जाएगा एले क्रॉपिंग, एक विशेष तरह की कृषि पद्धति होती है एले क्रॉपिंग। अब वो पूछेगा कि वो किस तरह का एग्रो फॉरेस्ट्री है, क्या वो सिल्वी पेस्टोरल है, क्या वो एग्रो पेस्टोरल है, या वो एग्रो सिल्वी पेस्टोरल है। मैं बात करूंगा तीनों के बारे में। ठीक है ना, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना। तो वो पूछेगा, तो अल्टीमेटली ये कौन सा है, पहले तो उसको जानना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद चीज़ें देखेंगे। तो आप बोले यहाँ मक्के का खेत है, ठीक है, तो यहाँ पर फार्म जो देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कॉर्न लगा हुआ है। ठीक है ना, कौन तो खाते ही ना, कौन, ठीक है, सभी को पसंद है, कौन चिली खाते हैं, बस वही वाला ये क्या है, कॉर्न है। पर कॉर्न के साथ साथ जो मक्का है इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो पीछे क्या दिख रहा है आपको, ट्रीज दिख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये मक्का और जो ट्री है इस पर्टिकुलर लैंड पे आया तो आया कैसे, ट्री आ सकता था पर मक्का आ जाता क्या अपने आप, तो डेफिनेटली जो मक्का है उसको कौन लाया है। अगर हम जनरल बात करें, आपके व्यू क्या जाएंगे कि इसको कोई ह्यूमन ने ही वहाँ पर उगाया होगा, पर ट्री को आप बोलेंगे कि नहीं, इसको शायद कोई उगा सकता है या तो ये अपने आप मौजूद होगा। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक नेचुरल कंपोनेंट और एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट, और ट्री भी हो सकता है कि उसको हमने उगाया हो, जहाँ पर दोनों को एक संयुक्त रूप से देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये एक मेथड है एग्रो फॉरेस्ट्री का, अभी बात करूंगा आपसे कि इसको क्या बोलते हैं, अभी आप लोग खुद बताएंगे लास्ट में, देखना पहले देख दे इसमें से आपको कितने को पहचान पाते हैं, और लास्ट जब क्लास कंप्लीट करेंगे तो आप खुद बताओगे कि ये क्या है, और आप इसको प्रॉपर सिस्टम के नाम के साथ बताओगे कि एग्री सिल्वीकल्चर का एग्जाम्पल है या एग्रो पेस्चर का एग्जाम्पल है या किसका एग्जाम्पल है, हर एक चीज़ के रूप में बताओगे। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों ने पहचाना कि मक्के का खेत है। चलो ये क्या है, ये बड़ा सुंदर सा, ये चाइना का है। ठीक है ना, फोटो डायरेक्टली मैंने चाइना से लाया है। ठीक है, ये चाइना से लाया गया फोटो भाई। ठीक है, ये देखो कि किस तरीके से फॉरेस्ट को और यहाँ पर भी एग्रीकल्चर दोनों को यूज़ किया जा रहा है। देखो ये प्रॉपर यहाँ पर क्या है, ये देखिए पूरा ये एक रो में क्या है, पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये रो पे एक पेड़ लगा हुआ है और उसके बीच में क्या है, लगातार एरिया ओपन है। दूसरे को भी ऐसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ से, है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसको क्या बोलते हैं, जो पेड़ लगा है ना, इस व्यवस्था को बुलाता है हेज रो। मैं पढ़ाऊंगा इस अपना क्या होता है, बस समझा रहा हूँ, एक बार पहले देख लो। ठीक है ना, किसी चीज़ को देख लेते हैं फिर उसके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ये जो पेड़ लगे इसको क्या बोलते हैं, हेज रो। ठीक है ना, हेज मतलब होता है किसी दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए लगाया हुआ चीज़, उसको बोलते हैं हेज। और ये क्या है, रो में है, खंड में अलग अलग लगा हुआ है। ठीक है ना, व्यवस्था ऐसी होती है। रो और कॉलम तो जानते हैं, समझते हैं, रो और कॉलम, है ना। हाँ, तो रो तो बनी हुई है और इसको लगाया गया है हेज की तरह, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे और ये पेड़ लगे हुए। ठीक है, ये डायरेक्टली चाइना से, और चाइना में इस तरह का क्रॉपिंग होता है जिसको बोलते हैं एले क्रॉपिंग। ठीक है, अब ये देखोगे तो आपको एले क्रॉपिंग समझने की कोई ज़रूरत है क्या, डायरेक्टली टिक कर जाओगे।
ठीक है ना। पूछेगा कि किस तरह के एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड में हेजरो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तोंगिया, एले क्रॉपिंग, ठीक है ना, आपका सपोज कर लीजिए एक्वाकल्चर, ठीक है, और आपको दे दिया एपीकल्चर। तो आंसर डायरेक्टली क्या होगा, समझ आ रहा है। और ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा फॉरेस्ट्री का, ये आसान क्वेश्चन नहीं होगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा फॉरेस्ट्री का, समझ आ रहा है। क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये शब्द, ये सारी चीज़ों को हमको ज़्यादा अच्छे से समझना है। क्लियर है। तो ये एक सिस्टम था, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। ऐसे कुछ फोटोज़ है, पहले समझते हैं, फिर इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है, पहले देख लोगे तो पढ़ लोगे। अब ये क्या हो सकता है, ये तो आपको घर के आसपास भी देखोगे, किस तरह का एक क्या है, पूरा का पूरा वाटर बॉडी है, ये पानी की व्यवस्था है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, एक वाटर बॉडी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, कुछ क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। केला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो पीछे कुछ ट्रीज लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ट्री लगा हुआ है, ये क्या है, कुछ क्रॉप्स है। तो क्रॉप ट्री सब कुछ लगा हुआ है। और ये मुख्य रूप से हम लोग इस तरह का गांव में देखते हैं आप लोग, ठीक है ना। वन पढ़ना है, जंगल, तो जंगल पढ़ने के लिए शहर में नहीं जाना है, जंगल चलते हैं, पहले देख आए कि जंगल कितना सुहाना है, फिर जंगल के बारे में पढ़ाई होगी। ऐसे थोड़ी पढ़ लोगे यार, जंगल को सोच सोच के कितना पढ़ोगे कि वहाँ ऐसा होता होगा, देख ही लेते ना कैसा होता है, ठीक है। तो ऐसा गांव में किस किस के गांव में देखा है, गांव जाते हुए ये चीज़ किसने देखा है, हर कोई देखे हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम कॉल्ड एक्वाकल्चर। गांव में इसी में क्या हो रहा है, इसमें मछली उत्पादन हो रहा है, बगल में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फसल भी ले रहे हैं, और साथ में क्या दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है। तो आपने अपने गाँव में देखा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है ना, कि एक छोटा सा तालाब बनाकर ये काम किया जाता है, इसी को बोलते हैं एक्वाकल्चर, ठीक है ना। समझ आ रहा है। अभी चलते हैं और अच्छे से। इसके बाद थोड़ा इस पे भी आते हैं, ये लो, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि ये नहीं देखा हमने, ये भी तो देखे ही हो ना, ठीक है। देखे हो कि नहीं देखे, पहले ये बताओ। मेरा ये कहना है कि देखो, हम लोग सब्जेक्ट को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बनाए, लोगों ने नहीं फॉरेस्ट्री बहुत डिफिकल्ट साइंस है, नहीं, बहुत आसान सा साइंस है, बहुत अच्छा साइंस है, पर उसको सच में हम अगर उसको विजुलाइज कर पाए, देख पाए, समझ पाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक पेड़ है, और इस पेड़ के छांव पे इस पूरे के पूरे भूमि के ऊपर गाय क्या कर रही है, चर रही है। तो डेफिनेटली चराई भूमि, और एक चराई भूमि को क्या बोलते हैं, पैस्चर लैंड। इसको या तो चारागाह बोलते हैं, ठीक है ना, चराई के लिए जो भूमि इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं चारागाह, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पैस्चर, ठीक है। और गाय क्या कर रही है, चर रही है, तो चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग, ठीक है ना। तो चारागाह पे गाय क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। क्लियर हो रहा है। तो सिंपल सा ये चीज़ है कि ये भी क्या है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हम फॉरेस्ट मतलब ट्री के कंपोनेंट को कहीं ना कहीं कृषि या कृषि से या संबंधित क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं। संबंधित क्षेत्र मतलब एलाइड एक्टिविटीज़, जिसमें एग्रीकल्चर के सारे रूल्स आ जाते हैं, जितने भी चीज़ें, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्टली ये क्या दिख रहा है, एक सिस्टम दिख रहा है जहाँ पर पैस्चर और ग्रेजिंग दोनों दिख रहा है। इसको लिखने की जरूरत, सुनना है, ये दूंगा आपको मैं PDF प्रॉपर, ठीक है ना। ये पूरा PDF आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसको आप लोगे, आप घर पे फिर उसको खुद से भी सॉल्व कर रहे होगे, जिससे आपको चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो, ये कितने लोगों ने देखा है, ये शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये वो देखेंगे जो घने जंगलों में है, या कभी कभार अपने घर जब ये होता है, छत्तीसगढ़ में खासकर नक्सली हमले वगैरह जब कभी कभार हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय इस टाइप के बहुत घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। किताबों में सब ने पढ़ा, एक शब्द बताऊंगा, पेद्दा कृषि, अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो। पेद्दा कितने लोग पढ़े हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन जानता है, झूम कृषि कितने लोग जानते हैं, सभी जानते हैं लगभग। ये झूम कृषि का एक तरीका है। पर अब हुआ क्या कि झूम कृषि के अंतर्गत जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना, जिसको या झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, तीनों नाम से जाना जाता है। अलग अलग झूम के नाम भी बताऊंगा, मिल्पा, लिडेंग, बहुत सारे। ओके, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये एक प्रकार से क्या हुआ, जब झूम कृषि किसी ने किया, ठीक है, लोग किए, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद क्या, एग्रीकल्चर करने के बाद वहाँ से चले गए। चलने के बाद क्या गया, जब वो चले गए वहाँ से, तो क्या करते हैं, इस क्षेत्र को जला के चले जाते हैं, और जला के जाने के बाद ये जो भूमि है इसको खाली छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं फैलो लैंड, ठीक है। पर ये फैलो लैंड नहीं, ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड फैलो लैंड है। इम्प्रूव्ड मतलब अब ये क्या था, जो खाली भूमि था, वो खाली भूमि धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ उगना प्रारंभ हो चुका है,
ठीक है। तो ये खाली भूमि थी। फैलो लैंड किसको बोलते हैं? खाली भूमि। ऐसी भूमि जिसे 2 साल या उससे अधिक समय के लिए क्या नहीं किया गया है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया गया है, उसे बोलते हैं फैलो लैंड या खाली भूमि। 2 साल कम से कम, ठीक है। तो इन्होंने छोड़ के गए और छोड़ने के बाद देखो, क्योंकि इस एरिया को लोगों ने साफ किया था, पहले कृषि कर रहे थे, अब वो चले गए तो फॉरेस्ट हो गया है, दूर दूर में रह गए और बीच में क्या हो गया, ये एक ग्रेजिंग ग्राउंड सा बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके का होता है। इसको आप लोगों ने देखा नहीं होगा बट फिर भी चलो ये देखो मस्त बकरियां बैठी हुई है, ठीक है। पहले इमेजेस को समझो, एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी आप पढ़ोगे और एक से बड़े बड़े सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे अभी अंदर में, ठीक है। और ये सारे इमेजेस कोई गांव से या वहाँ की तस्वीर नहीं है, UNFAO के वेबसाइट्स की फ़ोटोज़, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रो फॉरेस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में देखता है, ये वहाँ से लिया गया, ठीक है। आपकी मणिकंदन की जो किताब लिखी गई है, वो किताब को भी उसी से उन्होंने लिखा है। मैं आपको पहले बता दूं, बुक भी कोई अपने मन से रिसर्च करके नहीं लिखा है, उसका भी एक बेस होगा। सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए कुछ चीज़ों को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत प्यार से क्लियर हो जाए, फॉरेस्ट्री का वो बेस समझ आए, वो चीज़ें समझ आए जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पर बकरी बैठी हुई है, पीछे आपका क्या है, एक लैंड है, ठीक है ना, जो प्रॉपर एक ग्रेजिंग लैंड है, चारागान है ये, ठीक है ना, जहाँ पर बकरियों को छोड़ दिया गया चरने के लिए। इसी चारागान के आसपास देखो क्या दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, झाड़ियाँ दिख रही है, ठीक है। ये देखो घास दिख रही है। 3 अलग अलग शब्द सुनते हैं अक्सर, ठीक है ना, इंग्लिश में खासकर, हिंदी वाले को तो पता होता है। तो 3 शब्द पढ़ते हो आप हमेशा। ये क्या दिख रहा है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, चारा। ये क्या है, चारा। चारा तो जानते हैं ना कि नहीं जानते? चारा सभी को पता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो रेड पोर्शन बना रहा हूँ, ये है चारा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास या ग्रासेस, ठीक है। इसके पीछे ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, झाड़ी। झाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, शब। क्या होता है, शब। और तीसरा चीज ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्री, ठीक है। तो ट्री, शब और ग्रास, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के कंपोनेंट हैं एक ज़मीन को बचाने के लिए। आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्टर बेल्ट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आपका आश्रय बेल्ट, ठीक है। वो इस जगह पे, जैसे सपोज करो कुछ लैंड को बचाना होता है, ठीक है ना, जैसे ये भूमि को मेरे को बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने पेड़ों को इस तरीके से लगा दूंगा, ताकि क्या हो, जो विंड के साथ साथ जो हवाएं आ रहे हैं, गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा के साथ डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो वो डस्ट क्या होगा, इसके कारण रुक जाएगा, विंड की गति रुक जाएगी, जिसके कारण ये भूमि जो होगा, इसके ऊपर वो मिट्टी आके नहीं जमेगी, जो धूल है, जिसके कारण ये लैंड खराब नहीं होगा। तो इसको बचाने के लिए हम फॉरेस्ट में एक स्पेशल तरीके का टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड, जिसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। अब अगर शेल्टर बेल्ट को देखोगे तो वो एक पिरामिड शेप का होता है, थोड़ा सुन लेना है ना। पिरामिड शेप का होगा मतलब यहाँ पर पहले छोटे आकार के कुछ लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े आकार के लगाए जाएंगे, फिर सबसे बड़े आकार के लगाए जाएंगे, ऐसा। वैसे इधर भी करेंगे और ये बन जाएगा एक शेल्टर बेल्ट, ठीक है। तो जब हवा आएगी तो हवा क्या होगी, इससे टकराने के बाद, हवा हमेशा जो गर्म होती है वो ऊपर की ओर उठती है, तो हवा क्या होगी, इससे टकराने के बाद एक पर्टिकुलर दिशा में उठने लगेगी और आकर पूरा का पूरा जो धूल होगा इस पेड़ के आसपास रहकर नीचे की ओर इधर आ जाएगा। और पीछे का जो साइड है, इस जो हवा लग रही है उसको होता है विंडवर्ड साइड, तो यहाँ टकराने के बाद वो धूल मिट्टी यहाँ रह जाएगा और पीछे का साइड क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है, ताकि वो लैंड जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। और इस तरीके से एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बनाकर एक हवा को पीछे जाने से रोका जाता है और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो जिसमें किस किस का इस्तेमाल करेंगे, देखो, फर्स्ट छोटे हाइट्स के लिए ग्रास का, उससे बड़े हाइट्स के लिए झाड़ियों का, और उससे बड़े हाइट के लिए ट्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि शेल्टर बेल्ट में इनमें से किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ए, घास या वन घास, नंबर 2 झाड़ी, तीसरा ट्री। ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, 1 2 3, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। मतलब सी होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे आधारित नहीं होता प्रश्न, प्रश्न थ्योरी की समझ पे होता है कि हम उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं।
ठीक है, तो आपको तो मैंने शेल्टर बेल्ट ऐसे समझा दिया और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। शेल्टर बेल्ट क्या होता है वो तो आपको समझ आ गया, समझ आ रहा है। देखो विषय बहुत आसान है, हम बना लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और मैं बनने नहीं दूंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं बनने नहीं दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके चलो इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनको, ये अपने भेड़ों के साथ क्या कर रहे हैं, कोई वन क्षेत्र है उसके आसपास ये रहते हैं, ठीक है ना, और अपने भेड़ों के साथ अपनी छोटे से जगह पे वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है सब चीज़ों को देखकर, पहले मेरे को बताइए सब चीज़ों को देख के आपको क्या लग रहा है, कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ये तो बात अलग है, और क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है सब फोटो को देखकर, क्या फीलिंग आप व्यक्त करेंगे बताइए भाई, बताओ कोई भी एक फीलिंग बताओ जो आना चाहिए इस फोटो को देखकर, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर बताओ ना कुछ। सर इस पर्टिकुलर फोटो को देख के कि सारे को? नहीं, जो भी देख रहे थे सारे, जो भी मैंने अभी तक दिखाया। मतलब एक इंटरैक्टिव स्टडी टाइप का है कि मेरे को कुछ याद करना रहेगा ना, तो अब मेरे को जैसे मैं लिख के याद करता हूँ तो उतना जल्दी याद नहीं होता जी, जितना मैं देख के याद करता हूँ। देख के याद करेंगे, ठीक है, मतलब स्टडी के पर्पज से आप बता रहे, और अपने ऐसे जनरल ऑब्जर्वेशन से और भी बता सकते हैं। इधर क्या फील हो रहा है जानवी? ग्रेजिंग के लिए होता है, हाँ। शुभम? फोटो को देख के लग रहा है आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद दे रहा है, गुड वन, अच्छा बहुत बढ़िया, आशीर्वाद दे रहा है इन दोनों को। तुम दोनों ठीक से रहो, मेरा खाना आता रहेगा। तुमसे ही मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एक अधिकारी बन के जाओगे, फॉरेस्ट के एग्ज़ाम निकालोगे ना, फॉरेस्ट के एग्ज़ाम निकालने के बाद आप क्या बनोगे, फॉरेस्ट में कोई ऑफिसर बनोगे, या तो आप फॉरेस्ट रेंजर बनोगे या तो आप ACF बनोगे। और सच्चाई ये होगी कि आप यहाँ जाके काम कर रहे होगे, इस चीज़ों में सुधार ला रहे होगे और इस चीज़ों के साथ लगे होगे, ठीक है ना। फॉरेस्ट रेंजर बन के आप सोच रहे होगे कि नहीं हम तो है ना आसियानों में होंगे, तो वो एक गलत फहमी उतार ले दिमाग से, ठीक है। आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा और इस चीज़ व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा। उसके साथ बाकी जो भी एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो तो लगे रहती हैं, वो तो सेवा का हिस्सा है, पर सेवा तो आपको यहाँ पे करनी है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही कि मैं आपको उस जगह पे लेके चलूँ, क्योंकि मैं वो विषय पढ़ा रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एज अ फॉरेस्ट्री स्टूडेंट या एज अ फॉरेस्ट पढ़ाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ ये बनता है, मेरे को लगता है कि मैं आपको उस वन से प्रॉपर तरीके से क्या करूँ, फेमिलियर करूँ, ठीक है, जिस वन के अंदर आप जाके काम करने वाले हो, जिस फॉरेस्ट का आप पार्ट बनने वाले हो। ओके, तो ये फोटोज़ है, ये ऐसे ही नहीं लगाया ना, यहाँ पर भी देखो जी लिख रखा है मैंने। ये सब एग्रो फॉरेस्ट्री कल्चर की एक एक टेक्निक है, जिसको मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताना ये क्या क्या था, आप नाम बता दोगे, मतलब आपका एक लेक्चर खत्म और पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। इसके बाद ये एक बड़ा अच्छा सा पौधा है जिसको बोलते हैं मोरिंगा, ठीक है। ये मोरिंगा का सीड्स है, और मैंने बहुत सारे फसलों में से उसमें से मोरिंगा को ही क्यों चुना, क्योंकि मल्टीपल यूसेज के लिए जो है, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक से अधिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ भी ऐसे है वैसे, पर ये मुनगा, ठीक है ना। तो फॉडर क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं हम, नॉर्मल क्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन बैंक, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटीन बैंक। ऐसे फसलों का कृषि के क्षेत्र में वहाँ पर उगावन करना फॉरेस्ट के साथ साथ, जो क्या करते हैं वो जो फॉडर क्रॉप होते हैं, कि वहाँ पर जो जानवर है, मवेशी है, उसके लिए वो फॉडर बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं धीरे धीरे। तो उसी में जैसे कि एक आपका एक मोरिंगा सीड्स है, एक दो इमेजेस और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखो जो मैंने आपको बताया था, एक शेल्टर बेल्ट, ये देखो ये लगा हुआ है पेड़ का, ठीक है। अभी दो प्रकार से लगते हैं, या तो विंड ब्रेक के लिए लगता है या तो शेल्टर बेल्ट लगता है, ठीक है। तो देखो इसके इधर भी क्या आपका खेत है और उधर भी दूसरा तरह का खेत है, ठीक है। मोस्टली होता है कि एक तरफ खेत होता है और दूसरी तरफ नॉर्मल लैंड होता है। तो अगर हवा आ रही है उधर से, वो विंड डायरेक्शन के हिसाब से लगाते हैं इसको, ठीक है। और चारों तरफ से अगर हवा आती है तो ये क्वाड्रेंगल्स पे लगता है, पर एक तरफ से हवा आता है तो लीनियर लगता है, एक ही जैसा लगाते हैं सीधा। अगर चारों तरफ से हवा आ रही है तो फिर उसको क्वाड्रेंगल लगाकर बीच में खेत को रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, इस भूमि को आने वाली हवाओं से और उससे जो भी चीज़ें आ रही है उससे उसको नुकसान ना हो, ठीक है ना, उससे उसको नुकसान ना हो, ठीक है। तो देखो ये पेड़ से उधर पीछे से हवा आ रही है और पेड़ इधर झुके हुए, और वो जितने भी उसके साथ डस्ट हो सबको क्या करेगा, रोकेगा और उसको इधर आने से बचाएगा, ताकि ये लैंड जो है ये बची रहे, ठीक है ना। अब जब फॉरेस्ट्री में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ करना पड़ेगा एक्चुअल प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, एक्चुअल में यही है शेल्टर बेल्ट, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक शेल्टर बेल्ट और एक होता है विंड ब्रेक, ठीक है। मे बी ये लास्ट इमेज होगा, इसका एक और है, ठीक
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये पेड़ और ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बी कीपिंग है, एपीकल्चर बोलते हैं जिसको, वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री का ही एक उदाहरण है, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन भी एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल। अब सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये क्या दे देंगे कि एपीकल्चर किस तरह की एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके की कृषि वानिकी होती है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कृषि वानिकी का कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है, सिल्वी पेस्टोरल, ठीक है, एग्रो सिल्वी पेस्टोरल, तो इस तरीके से अलग अलग शब्दों के साथ जोड़ता है। अभी शब्दों को सिखाऊंगा पहले, फिर हम लोग एग्री चलेंगे अंदर, ठीक है, अभी सिखाऊंगा उस चीज़ों के बारे में, अभी वेट करेंगे बस, ठीक है। फिर आता है थर्ड एस्पेक्ट, फिर आता है एक ये है प्रॉपर एक होम गार्डन, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का एक घर है, उसने अपने आसपास अपने घर के होम गार्डन बना रखा है, और जब जंगलों में जाओगे, वनों में जब जाओगे आप काम करने, तो ऐसा दूर दूर जगह में क्या होगा, 2-4 व्यक्तियों का घर होगा, और वो सब अपने घर के आसपास क्या करेंगे, ऐसे पेड़ लगा लेंगे। अक्सर देखा ही होगा ना कि घर होता है, पीछे उनका वॉशरूम होता है, वहाँ पर जाते हैं, वो नहाते हैं, है ना, वहीं पर उनका क्या होता है, पेड़ होता है, फिर वहीं से कुछ काट के लाए बनाए। देखते हो ना आजकल वीडियो यूट्यूब वगैरह में बड़ा प्रचारित होता है, बड़ा फेमस चल रहा है सब चीज़ें, लोग क्या करते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाँव दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको देखे हो तो वो चीज़ें हो क्या रही, कभी समझने का कोशिश किया, और आज उसी चीज़ को आप पढ़ने आए हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसी में से कोई किचन होम गार्डन था, उसी में से कोई एले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल था, उसी में से कुछ शेल्टर बेल्ट था, तो ये सब आपको देखने की बात है। क्वेश्चन है ये अपने आप में, सारे के सारे फोटो अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो इन फोटोज से आपका आंसर बन जाएगा, ये मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऊपर नहीं लिखा था, नीचे लिख के दिया है, ठीक है, पर बाद में इसको देखना है, पहले आप ऊपर को खुद से प्रेडिक्ट करेंगे, बाद में यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा चीज़ क्या क्या था, ठीक है, तो उसको गैस कर सकते हैं। चलो अब आते हैं थोड़ा सा स्टडी की ओर, पीडीएफ को थोड़ा सा साइड करते हैं और शब्दों को समझते हुए पहले अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे आप लोग सभी, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। पहला, जनक फादर पीके रामचंद्र नायर, पीके रामचंद्र नायर, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कृषि और वन दोनों का संयुक्त रूप से प्रबंधन और स्टडी होगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि फादर कौन है, पीके नायर, और पीके नायर की किताब कौन सी थी, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री, 1993 में ही लिखी गई है ये बुक, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री। ये भी पूछ सकता है इस किताब को लिखा किसने, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, और ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। और इन्हीं के मदद से एक संस्था खोली गई, ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री, सॉरी आपका यूनिट, जिसका नाम क्या था, वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, लिख लो, वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये वॉज ए को फाउंडर, ये उसके को फाउंडर हैं, वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ICRAF, याद रखना इसका फुल फॉर्म ये है, वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, पर इसका पुराना नाम जो था इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, वही उसका एब्रीविएशन आज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और फुल में इसको लिखते हैं WCF एग्रो फॉरेस्ट्री, क्लियर है। तो ये जो संस्था है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट PCS में, जो स्टेट के ACF के एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, एनीवन, नैरोबी केनिया, केनिया में जगह है नैरोबी, वहाँ पर है नैरोबी केनिया, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के अंतर्गत एक जगह है केनिया, उसकी राजधानी है नैरोबी, और वहीं पर क्या है, ये सेंटर बनाया गया है, ठीक है।
अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च और एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? झांसी, ठीक है ना। तो जो कृषि वानिकी से संबंधित हमारी संस्था है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? झांसी पे है। ये कुछ बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारे शब्दों को पूछा जा सकता है, इन चीज़ों को प्रश्नों के रूप में लाया जा सकता है। इंडिया का एग्रो फॉरेस्ट्री जो रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर है? झांसी में है। झांसी किस कहाँ पर है? एमपी या यूपी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। एमपी में टिक कर देना। चलो अब थोड़ा सा चलते हैं उस एग्रो फॉरेस्ट्री जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको समझते हैं। तो पहली बात तो कृषि और दूसरी तरफ फॉरेस्ट्री, क्योंकि हम लोग देखो अभी एकदम इनिशियल क्लासेस में हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले आप लोगों को सब्जेक्ट विषय को समझने में क्या होगा, पहले थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा समझना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे विषय आपके लिए आसान होता जाएगा। फिर मैं अभी अपनी स्पीड्स को बढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत स्पीड तो नहीं बढ़ाऊंगा, बट थोड़ा अपना स्पीड मैं भी उस समय क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। दूसरी बात, तब तक हम लोग आपस में बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके होंगे, आप मेरे पढ़ाने के तरीके से और मैं आपके समझने के तरीक़ों से, या आपके जो भी आने वाले डाउट्स है उससे, ठीक है। तो उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर अपनी स्पीड को करेंगे। अभी धीरे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा धीरे समझते हैं, अच्छे समझेंगे। चलो अब देखते हैं कृषि और वानिकी दोनों को एक संयुक्त रूप से पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं। अब एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है इसको सीखते हैं, ठीक है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री किस चीज़ का नाम है? किसी चीज़ की ये बताऊँ, एग्रो फॉरेस्ट्री कोई विज्ञान, ये कलेक्टिव नेम है। ये क्या है? एक संयुक्त, बहुत सारी चीज़ों का मिलाकर एक सम्मिश्रित नाम रखा गया है। इसको बोल सकते हैं सम्मिश्रित नाम, सम्मिश्रित नाम है ये, कि इसमें एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो एक कलेक्टिव नेम है किस चीज़ों के लिए? लैंड यूज मैनेजमेंट, जो भूमि है उसके प्रबंधन का सम्मिश्रण जो उपयोग किया जा रहा है उसकी क्या है? एक विज्ञान है, ठीक है ना। तो लैंड यूज मैनेजमेंट और इसमें उपयोग होने वाली प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो भूमि उपयोग प्रबंधन और विज्ञान, भूमि उपयोग प्रबंधन और विज्ञान ही क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या लिखेंगे उसको? लिख लीजिए उसी को, लैंड यूज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। पर समझना है, सारे शब्दों को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो भूमि उपयोग प्रबंधन एवं विज्ञान। अब इस भूमि में दो चीज़ें लग रही हैं क्योंकि एग्रो और फॉरेस्ट्री है। तो यहाँ पर इस लैंड के ऊपर हम देखेंगे देयर आर द टू कंपोनेंट्स। फिलहाल दो कंपोनेंट को समझते हैं। पहला जिसको बोलते हैं आपका लकड़ी, और ऐसी लकड़ी जो बारहमासी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वुडी पेरेनियल, ठीक है ना, बारहमासी लकड़ी। बारहमासी लकड़ी, वुडी पेरेनियल, ठीक है ना। और इस वुडी पेरेनियल के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? फिर वही चीज़ें अभी मैंने आपको दिखाया था। जंगल में तीन चीज़ों को हम देखते हैं विशेष रूप से, और एग्रीकल्चर में अलग चीज़ों को देखते हैं। तो जंगल में तीन विशेष चीज़ से क्या दिख जाएंगे आपको? एक घास दिख जाएगा, झाड़ियाँ दिख जाएंगी और पेड़ दिख जाएंगे। तो तीनों चीज़ यहाँ पर आएंगे। तो वुडी पेरेनियल के अंदर ऐसे घास, ग्रास, श्रब, झाड़ी, ठीक है। तो क्या होगा? घास होंगे, उसके साथ साथ झाड़ी होंगी और उसके साथ साथ वृक्ष होंगे, ट्री। ये तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है वुडी पेरेनियल, मतलब बारहमासी, ठीक है। और क्या कृषि में जो चीज़ें होती है, फसल होती है, क्या वो बारहमासी होती है? एग्रीकल्चर में जो क्रॉप होता है वो नहीं होता। पर जो ट्री है वो मिनिमम 1 ईयर तो रहेगा ही। पर वुडी पेरेनियल कहलाने के लिए, उसको बारहमासी तो हम लिख रहे हैं कि 1 साल तक कम से कम रहे, पर एक वुडी पेरेनियल कहलाने के लिए मिनिमम इसका जो एग्जिस्टेंस होता है, जो इसकी लाइफ होनी चाहिए, मिनिमम अगर कितना होना चाहिए? 2 साल, 2 ईयर, तभी उसको एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप के अंदर लिया जाएगा, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री में जिस ट्री को चुनते हैं उसका मिनिमम कितना लाइफ होना चाहिए, उसके बाद ही उसको काटेंगे या हटाएंगे। तो कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 साल। ये डायरेक्टली याद रखना। तो मिनिमम 2 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो वुडी पेरेनियल के लिए होता है, ठीक है। और उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है
ठीक है, इसमें बैम्बू भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बैम्बू एक प्रकार का पहले घास के कैटेगरी में था, अब उसको ट्री के कैटेगरी में ला दिया गया है, ठीक है ना। तो बैम्बू को यहाँ लिख सकते हैं, वो दोनों कैटेगरी में आता है, वो ट्री में भी आता है और घास में भी। पहले घास था लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ट्री के कैटेगरी में ला दिया, पहले उसको घास बोला जाता था, ठीक है। ठीक है, और दूसरे तरफ क्या है आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषि से संबंधित जो फसल होते हैं, कृषि वाले जो क्या है फसल है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि क्या उसको संयुक्त एक ही भूमि में उगाने की बात हो रही है या अलग अलग दो लैंड के ऊपर हो रही है, एक ही जमीन के ऊपर दोनों चीज को किया जाएगा या अलग अलग। सिंपल सी बात है, एक ही लैंड की प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमम लेवल पे लाना है, ज़्यादा बेहतर उसका क्या करना है, हमें प्रयोग करना है और ज़्यादा बेहतर रूप में उसका इस्तेमाल करना है। इसलिए हम ये दोनों को किसके ऊपर लाएंगे, ओवर सेम लैंड, भूमि क्या होगी, सेम होगी। और एक ऐसा विज्ञान या साइंस या बोल सकते हैं मेथड जिसके अंतर्गत हम भूमि प्रबंधन और उसकी प्रौद्योगिकी का कुछ इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं जिसके अंतर्गत एक ही भूमि के ऊपर लकड़ी, खासकर ऐसी जो बारहमासी हैं, और कृषि या कृषि संबंधित किसी भी क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, उस भूमि प्रबंधन को क्या बोला जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर बोल रहा तो एग्रीकल्चर में क्रॉप भी हो सकता है, पूरा एग्रीकल्चर क्रॉप, कृषि के संबंध क्या होता है, एक क्रॉप होता है, क्रॉप के साथ साथ और क्या हो सकता है, पैस्चुरल मतलब आपका चारागाह, या बोल सकते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री उसी के हिस्से होते हैं, तो कृषि हो सकता है, या वो पैस्चर लैंड है, खेती भूमि है, या वो क्या है, चराई भूमि है, ठीक है ना, समझ रहा है। लाइव स्टॉक रेंजिंग जैसे कि क्या है, पशुपालन, लाइव स्टॉक रेंजिंग, पशुपालन। तो ये किसी भी चीज को जब एक ही भूमि के ऊपर संयुक्त रूप से हम ले रहे हैं तो इसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। क्लियर है, समझ आ रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा, मेनली इसके दो फायदे दिखेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से तो इसके दो चीज़ें दिखेंगी। अगर हम एक ही भूमि के ऊपर इसको कर रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भूमि का क्या होगा, प्रयोग होगा अच्छे से, एक ऑप्टिमम लेवल पे वो अपनी प्रोडक्टिविटी देगा। प्रोडक्टिविटी से क्या होगा, डेफिनेटली हमको लाभ होगा, दो तरीके का लाभ होगा, जिससे दो तरह के बेनिफिट तो डेफिनेटली होंगे, ठीक है। दो तरीके के बेनिफिट तो डेफिनेटली होंगे। पहला बेनिफिट जो होगा वो किसको होगा, अर्थव्यवस्था के रूप में होगा, इकोनॉमी में होगा, ठीक है। तो एक तो इसका इकोनॉमी का बेनिफिट होगा, इसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ठीक है, आर्थिक रूप से ये हमें क्या करेगा, लाभ पहुंचाएगा। और दूसरा होगा ये हमें इकोलॉजिकल बेनिफिट देगा, इकोलॉजिकल बेनिफिट, ठीक है ना, पारिस्थितिकी या हमारा जो क्या है पर्यावरण, उसको अच्छा करने में भी हमें मददगार होगा, ठीक है ना। अब सपोज करो, इसको थोड़ा सा समझते हैं जंगल के अंदर जाके, कि जंगल के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है या जंगल के आसपास कोई व्यक्ति रह रहा है। अब वो अगर फॉरेस्ट के जस्ट बगल में रह रहा है, नियर बाय रीजन में, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं। हम ये देखते हैं कि या तो कोई वो ट्राइब्स होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था का संचार नहीं है, बहुत ज़्यादा माध्यम नहीं है, ठीक है ना, जिसके पास लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो अगर अपना पूरा भी मेहनत लगाए दिन से रात तक, तो क्या वो बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, बहुत ही क्या है उसके सीमित है कि जिससे वो अपना जीवन यापन करेगा। लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सीमित जीवन यापन करने के उसके पास क्या है, तरीके हैं। तो अगर उस तरीकों में हम क्या करें, अगर वो कृषि कर रहा है तो हम उसको बोलें कि तू वन के साथ कर, और अगर वो वन सिर्फ देख रहा है तो उसको बोले तुम कृषि भी करो। तो क्या होगा, संयुक्त रूप से उसको क्या मिलेगा, आर्थिक का एक अर्थव्यवस्था या बोल सकते हैं आर्थिक क्रियाओं का एक नया स्रोत मिलेगा। He will get a new types of agriculture, जैसे बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, which will benefit him or her in a longer time, जो उसको इकोनॉमी और बाकी रूप में मदद करेगा। तो ये तो बेनिफिट उसको होगा ही होगा। साथ में उस इकोलॉजी को कैसे बेनिफिट होगा, चलिए बताइए। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को हम जब दोनों रूप में करेंगे तो इकोलॉजी का कैसे बेनिफिट होगा। पहली बात, वहाँ पर जो कैटल रहते हैं उसको खाना मिल जाएगा आसानी से। हाँ, और सर वो जमीन की जो उर्वरता है वो बने। वेरी गुड, उसकी क्या होगी, जो सॉइल है और जो लैंड है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है या उसकी बोल सकते हैं उसकी फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। हाँ, और बताओ, हम बताइए किसकी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सुधरेगी उस जमीन की, बहुत बढ़िया। चलो आपके पास है, उत्तर है,
ठीक है ना, एकदम से ये सोचना कि फॉरेस्ट्री पढ़ने आ गए तो कुछ ज़िंदगी में सुने ही नहीं है वो पढ़ाया जाएगा ठीक है ना। ये जो डर बना है ना, मेरे को देखता हूँ मैं कि यहाँ लोगों को इतना डर है फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर से कि बाप रे बाप कौन सा विषय आ गया ये, इतना क्या डरना, कुछ नहीं है सब्जेक्ट में, जो देख रहे हो वही है। हाँ शब्द होंगे, शब्दों को सीख लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ब्रह्मांड का कोई विज्ञान है अलग से, ठीक है ना, कुछ नहीं है, यहीं का है जो बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ वाटरशेड, और बताइए। सॉइल इरोजन बचाएगा, वेरी गुड। मृदा के अपरदन को बचाएगा, और हाँ डिफोरेस्टेशन से क्या डायरेक्टली लिंक है? डायरेक्टली लिंक नहीं है, फिर सर थोड़ा कमी आएगा सर, खुद उगाएंगे तो। हाँ खुद उगाएंगे तो कमी आएगा, ठीक है। और इस तरह का कार्य सबसे ज़्यादा कौन करवाता है? कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के अंतर्गत ये सबसे अधिक किया जाता है। बताऊंगा वो क्या होता है कैंपा और ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है समझ आ रहा है? कृषि वानिकी क्या है? तो अब कृषि वानिकी का मतलब ये नहीं कृषि और वानिकी को अलग अलग नहीं, ये है कृषि वानिकी का अर्थ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़मीन है, ना कि वो पेड़ है, ना कि वो फसल है। मेन है वो ज़मीन, कि उस ज़मीन से हम कितना प्रोडक्टिविटी ले पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रोथ है, जो चीज़ें दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो ज़मीन दे रहा है। चाहे उस ज़मीन के ऊपर वन हो, चाहे उसके ऊपर कृषि हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा कंपोनेंट? लैंड। तो हम लैंड को जितना बेहतर करेंगे अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़मीन का प्रयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन के जाओगे, ठीक है ना, वन के अंदर जब जाके आप काम कर रहे होगे, तो आपको ये नहीं रखना कि यार ये वाला पेड़ को कौन कटवा दिया, है ना, वो बंदर नहीं, वो तो है, वो तो आपका नॉर्मल जॉब है, करना है, पर आपको देखना है कि वो ज़मीन जिस जगह का आप रेंजर बन के गए हैं या जिस जगह में आप कंजर्वेटर है, वहाँ पर आपको देखना है कि जो ज़मीन मेरे अंदर है, वन भूमि, उस वन भूमि का संतुलित विकास कितना हो रहा है, बजाय किसी एक पहलू को देखते हुए। आपको पता है अभी कुछ साल पहले और कुछ साल पहले क्या, अभी जस्ट इस साल क्या आया, अभी जो लागू चल रहा है उसको बोलते हैं 15th फाइनेंस जो बनाई गई थी कमीशन, वित्त आयोग, उसने अपनी सिफारिशें दी, वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। और 15th फाइनेंस कमीशन ने पहले वो क्या बोलता था कि हर राज्यों को पैसा दिया जाएगा उसके वन क्षेत्र के हिसाब से, कि किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा केवल। तो क्या किया गया, वनों को काट दो, कुछ भी करो, ज़मीन तो है वन के अंदर, ठीक है ना, उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करो, जानवर को मार दो, जानवर की क्यों रक्षा करनी है, मार दो। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट तो बहुत सारे स्टेट में थे, बहुत बड़े बड़े एरिया में फॉरेस्ट था, पर एक्चुअल में फॉरेस्ट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, या वो फॉरेस्ट क्या होते खराब हो रहे। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। वन के साथ उसकी पारिस्थितिकी को भी क्या करना है, बचाना है। जब हम वन और पारिस्थितिकी दोनों की बात करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट केवल और केवल अब वो फॉरेस्ट का वो पेड़ और वो जानवर नहीं रह जाएंगे, ठीक है, उसकी पूरी पारिस्थितिकी रह जाएगी। और उसकी पूरी पारिस्थितिकी कहाँ पे, किसके ऊपर बनी होगी? एक भूमि के ऊपर बनी होगी, लैंड के ऊपर बनी होगी। तो इसीलिए आज जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट का, वो अब किसी भी चीज़ों से अछूता नहीं है कि बस जंगल ही एक होता है। आज जो जंगल का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कृषि वानिकी का कॉन्सेप्ट है। आज जो जंगल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक वानिकी, क्योंकि लोग रहेंगे किसी भी हालत में, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। और तीसरा, आज का जो जंगल है वो केवल वन ना होकर वो अर्बन फॉरेस्ट्री का भी एक हिस्सा है, ठीक है ना, जो शहरी क्षेत्र में वानिकी होती है, ठीक है ना। तो कि आपका एक अर्बन एरिया, अभी देखो रायपुर बना स्मार्ट सिटी, जितने भी स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लाए गए उसमें क्या बोला गया है कि आप ऑक्सीजन बनाओ, पूरे के पूरे जो रोड है, रोड के किनारे क्या किया जाए, ग्रीन मफलर लगाया जाए। रोड ग्रीन मफलर समझते क्या होता है? सड़क के बीच में जो पेड़ लगते हैं उसको बोला जाता है ग्रीन मफलर, तो वो लगाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉरेस्ट्री के डायरेक्टली आज हम ह्यूमन हैबिटेशन में ला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आज वन और अगर बोल सकते हैं व्यक्ति और वन अलग अलग नहीं है, आज व्यक्ति और वन का सम स्थिरता या बोलते हैं सम आवास है। द फॉरेस्ट एंड पीपल और द ह्यूमन आर नॉट लोकेटेड डिफरेंटली बट दे लिव इन अ कॉमन एग्जिस्टेंस एंड इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वी गिव टू द फॉरेस्ट एंड देन वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, वेयर द फॉरेस्ट गिव अस एंड इंस्टेड ऑफ only taking from the forest, it is our prime duty to also protect, conserve और serve our forest। केवल उससे हमें लेना नहीं है, हमें उसको संरक्षित भी करना है। और ऐसे संरक्षण के लिए 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसमें से एक है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, जहाँ पर हम लैंड यूज मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो मैनेजमेंट के तरीके हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा करके आपके वहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिख लिए,
लिखवाना तो नहीं पड़ेगा इसको, जहाँ पर लगेगा वहाँ पर डिक्टेशन में लेके चलूँगा, ठीक है ना। अब जो एग्रो फॉरेस्ट्री करने की जो विधि होती है उसमें 3 प्रमुख प्रक्रिया है, ठीक है ना। कृषि वानिकी की प्रमुख प्रक्रिया है, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसकी कुछ क्या है, सिस्टम्स है, 3 मेन सिस्टम, 3 प्रमुख व्यवस्था है किसकी, एग्रो फॉरेस्ट्री की, कृषि वानिकी की। अब वो तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम है। पहला होता है एग्रो सिल्वी कल्चर, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ों को समझना है, यहाँ से बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। पहला क्या बोलते हैं, एग्रो, पहले शब्दों को अच्छे से ध्यान रखना, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर समझते हो, पिछले हफ्ते पूरा अपने क्लास किया सिल्वी कल्चर पे, ठीक है ना, कि किस तरह से जो पेड़ों को उगाने का विज्ञान है या पेड़ों का कल्टीवेशन करना। सिल्वी कल्चर मतलब ट्री, और ट्री का कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मतलब मृदा का कल्टीवेशन, है बताया था थोड़े पहले। तो कल्चर मतलब कल्टीवेशन ही है। अब बस सामने शब्द क्या लगा है, अगर एग्री लगा है तो मृदा का आप कल्टीवेशन कर रहे हो, और उसमें क्या है कि उसी मृदा के ऊपर वृक्ष का कल्टीवेशन कर रहे हो, ट्री का कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है। तो एक होता है एग्रो सिल्वी कल्चर, जिसमें 2 वर्ड है, समझ लेते हैं ना, एग्रो प्लस सिल्वी, इन दोनों से मिलकर बन रहा है एक सिस्टम ये है। अब एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम, सिल्वो पेस्चर, ठीक है ना, सिल्वो पेस्टोरल, ठीक है ना, जहाँ पर सिल्वो अगेन और पेस्टोरल, तो ये 2 वर्ड से बना है। सिल्वो मतलब क्या है, ट्री, ठीक है, और दूसरा वर्ड वहाँ पर क्या है, पेस्चर। पेस्चर अभी बताया था कि आपको चारागाह, क्या बोलते हैं, चारागाह। अच्छा, तो वो जो मेरी बकरी बैठी थी एक पेड़ के पास, ठीक है, वो इमेज इसका एग्जाम्पल था कि उसका था, अभी वो इमेज देखो। अब आपको ये विज्ञान समझ आएगा उस फोटो से। जो बकरी बैठी थी पेड़ के पास, अब मैं बोलूँगा कि वो एग्रो सिल्वी कल्चर का एग्जाम्पल है, मानोगे? और अगर आप मानोगे तो गलत कर रहे हो, तो है ही नहीं, क्योंकि उसका आपको पता है, ठीक है ना। बकरी और पेड़ दिखे मतलब वो क्या है, सिल्वो पेस्चरल सिस्टम है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर ना, द ग्रेजिंग ग्राउंड विद इन द फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। वनों के अंतर्गत जो चारागाह का एक क्षेत्र है वो किस तरह के एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी पद्धति का हिस्सा है, एग्रो सिल्वी कल्चर का या सिल्वो पेस्टोरल का। सिंपल सा बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एक आता है, सबको कंबाइन कर देते हैं, एग्रो सिल्वो पेस्टोरल, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, एग्रो सिल्वो पेस्टोरल। नाम को अच्छे से समझना, ठीक है ना, जितना अच्छा आपका नाम पे कमांड होगा। ये एग्रीकल्चर, सिल्वी कल्चर, सिल्वी प्लस पेस्चर, इससे बना हुआ है। तो तीनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एग्रो सिल्वी कल्चर, एग्रो सिल्वी पेस्टोरल एंड एग्रो सिल्वी पेस्टोरल, ठीक है ना, ठीक है। तो इन तीनों से अगर देखा जाए तो एक एग्रो फॉरेस्ट्री के सबसे प्रमुख 3 घटक क्या है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी के 3 प्रमुख घटक, बताओ कौन कौन से हैं? फसल घास और वन, ठीक है। और कुछ नहीं, कोशिश करें, वेरी गुड, अच्छा जा रहे हो, बताओ। 3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है ना। तो पहला तो आप लोग, एक चीज़ तो यह है कि वन है तो डेफिनेटली क्या है, ट्री, वृक्ष तो है, हाँ। दूसरा क्या है, फसल, जैसा आप बता रहे हो, आपने दूसरा भी सही बताया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो ना। और तीसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, एनिमल, वेरी गुड, ठीक है।
ये आपने एकदम करेक्ट पकड़ लिया अभी, वहाँ तक पहुँचना था मेरे को। क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि हम किसके प्रबंधन को ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं? तो अब वो हमको ज़मीन के ऊपर 3 चीज़ का प्रबंधन करना है। किसका? पेड़ों का, फसल का भी और जानवरों का भी। अब वो एनिमल 2 प्रकार के होंगे, एक होगा वाइल्ड एनिमल और एक होगा डोमेस्टिक एनिमल। तो दोनों एनिमल आएंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों कंबाइन किया है, ठीक है ना। तो शेर तो घूम रहा है पर हमारी बकरी को ना खाए, या शेर घूम रहा है हम बकरी पालें पर हम उसको बकरी उतना ही दें जितना हम देना चाहते हैं, ताकि शेर भी दुखी ना हो, उसको बकरी मिल रही है। और बेटर है कि शेर डोमेस्टिक एनिमल बकरी को ना खाकर जंगल में जाकर ऐसा कुछ व्यवस्था दें कि वहाँ वो शिकार करे। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? ये चीज़ों को समझना है। अगर आप वन के किनारे खड़े हो तो आपके घर है अगर वहाँ पर, तो आपको अपने घर को ऐसे बचाना है, ठीक है। और तीसरा क्या है? एनिमल। और यहाँ पर एनिमल के दोनों कंपोनेंट हैं। एनिमल का 2 कंपोनेंट है, तो इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होगा, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, पालतू पशु हो या वो वन में रहने वाला एक पशु। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी था ना। ये तीनों चीज़ों को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तो मैं आपको विधि में लेकर जाऊंगा कि एक एक के अंदर कौन कौन से सिस्टम बनते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि इनके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं। एग्जाम पे तो ये पूछ सकता है ना, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। बाकी अभी तक जो बताया, अब आपसे क्या किया जाएगा, मेन जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मुझे लगता है, और एक्चुअल में एग्जामिनर को भी यही लगेगा, ठीक है, कि हम उनसे ये पूछें कि हम एग्रो सिल्वीकल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को करते हैं, या कौन कौन से हम सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सिल्वो पेस्टोरल के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, और हम एग्रो सिल्वी पेस्टोरल के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछता बताना। मैंने क्या किया, एक फॉरेस्ट अपना क्या है, एक ज़मीन है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक खेती भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये पूरा मान लेते हैं मेरा एक एग्रीकल्चर ग्राउंड है, ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड मेरा खुद का है, ठीक है, आपका नहीं है। पर आप वहाँ पर एक अधिकारी बन के आए, ठीक है, आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए। मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा था, ये जंगल के आसपास भी था कहीं पर। मैं आया, मैं आपको एक कंप्लेन दिया कि इधर से एक हवा आ रही है और जिसके कारण मेरा एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो रहा है, और आप एक ऑफिसर है तो आपका ये काम बनता है कि उसको आप किसी भी तरीके से मुझे सॉल्यूशन बताएं। तो आप मेरे साथ गए और आपने क्या किया, बोला कि इसमें हवा का मेन डायरेक्शन ये दिख रहा है हमें, और मोस्टली हवा यहीं से आती है क्योंकि इधर का एनक्लोज्ड फोर्स से मान लेते हैं कि इधर ओपन एरिया है और इधर तो वैसे ऑलरेडी फॉरेस्ट है, तो इधर से हवा आने का सवाल नहीं उठता, और आएगा भी तो वो हवा बहुत ज़्यादा आपके इस खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर इधर से जो हवा आता है ये अपने साथ मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, धूल वूल, तो आपका एग्रीकल्चर सिस्टम ख़राब हो सकता है। ये आपने डिसाइड किया, देखा सब चीज़, और आप बोले कि एक काम करते हैं सर जी कि आपके यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट लगा देते हैं, यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मेरे घर पर आके इधर पेड़ लगा दिया, ठीक है। अब ये हवा आती, इस पेड़ से टकराती और फिर वो खेत को कुछ नहीं नुकसान पहुंचती, और यहाँ पर बढ़िया खेती हुआ मेरा, ठीक है। आप लोग भी आते थे बीच बीच में अपने ट्रक, अपने गाड़ी ले लेके, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी मिलेगा सरकार की तरफ से, कि सर जी बढ़िया चल रहा है आपका खेती, बिल्कुल ठीक है ना। जिस दिन उगा तो मैंने अलग से बुलाया कि आप लोग आइए, एक एक बोरा लेके जाइए, ठीक है ना। वो भी लेके गए, पार्टी भी किया हम लोगों ने, सब कुछ हुआ। मैंने बोला कि खाना मेरे तरफ से, जंगल से आप कुछ ले आना, ठीक है, ठीक है, हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई और हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। पर हमने एक सिस्टम बनाया। अब ये सिस्टम देखने में क्या लग रहा है मेरे एग्जांपल्स में से, शेल्टर बेल्ट। अब मेरे को बताओ कि ये शेल्टर बेल्ट जो है वो एग्रो सिल्वीकल्चर का एग्जाम्पल है, सिल्वो पेस्टोरल का एग्जाम्पल, या एग्रो सिल्वो पेस्टोरल का एग्जाम्पल है। और वहाँ पर मैं केवल और केवल क्रॉपिंग को बचा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हवा से क्या मेरे जानवर मर जाएंगे? जानवर तो भाग के कहीं भी चले जाएंगे। तो किसका एग्जाम्पल होगा? एग्रो सिल्वी कल्चर का, यानी कि एग्रो सिल्वी कल्चर, इसको आगे बोलते हैं एग्री सिल्वी कल्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। राजस्थान पीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शेल्टर बेल्ट किसका उदाहरण है, ठीक है। तो आप सीख चुके हो, तो एक तो आपको क्लियर हुआ, अरे समझ में यही चीज़ जा रहा था। अब आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि भाई मेरा इसमें से कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मेरे ये दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों, तो क्या है? सिल्वो पेस्टोरल। अगर मेरे ट्री और क्रॉप इन्वॉल्व हो रहे हैं
बैकग्राउंड सिल्वी वेरी गुड। और अगर मेरे क्रॉप और एनिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मतलब तीनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब तीनों कंपोनेंट मिलकर इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलो, तो अब बात करते हैं एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर एक सिस्टम होता है जिसमें हम मछली पालन करते हैं। एक नदी बनाए, वहाँ पर हम मछली का पालन कर रहे हैं, ठीक है। अब मछली पालन भी कर रहे हैं उसमें, साथ में एग्री को जहाँ पर भी हम लोग एक्वाकल्चर लगाते हैं आसपास हमारा पेड़ भी लगाते हैं, और ये हमारे कृषि की भूमि के आसपास ही बनता है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो रहा होता है, वहाँ पेड़ भी लगे होते हैं और वहाँ पर मछली भी। तो एक्वाकल्चर किसका उदाहरण होगा? एग्रो सिल्वो होगा, तो एक्वाकल्चर उसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से क्या है, अलग अलग बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं और उस सिस्टम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये तीन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना, इस डायग्राम को बना लो, है ना। ये प्लस ये, ट्री प्लस क्रॉप, एक ये ध्यान रखेंगे एग्रो सिल्वीकल्चर। दूसरा रखेंगे ध्यान ट्री प्लस एनिमल, क्या है, सिल्वोपेस्चर है। और तीसरा क्या है, क्रॉप प्लस एनिमल प्लस ट्री, क्रॉप एनिमल और ट्री। ये तीनों के तीनों को यहाँ पर प्लस कर लो, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, एग्रो सिल्वोपेस्चर। समझ आया सभी को? क्रॉप और एनिमल का वो होता है तो उसको नहीं बोलना, क्रॉप और एनिमल एग्रीकल्चर, वो तो एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटी होगी ना, वो तो कृषि में ही आ गया। यहाँ पर एक चीज़ें हैं कि सिल्वी हर में है, हम वन के ऊपर पढ़ रहे हैं। हमारा मेन चीज़ क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है ना। एग्रीकल्चर अगर जहाँ पर ये दोनों सिर्फ इन्वॉल्व है, एग्रो और पेस्टोरल, वो तो एग्रीकल्चर है, कृषि और संबंधित क्षेत्र में आ जाएगा। वो होता है ना, आपके खेत के ऊपर आपने क्या किया है, कुक्कुट पालन किया है, मुर्गी पालन कर रहे हैं खेत के ऊपर, क्या है, एग्रीकल्चर का हिस्सा है। गैया पाल लिए, क्या है, एग्रीकल्चर का हिस्सा है। होता है कि नहीं? एकदम ऐसे देख रहे हो, क्या हो गया, खुश रहो, मज़ा नहीं आ रहा है? अरे खुश रह के पढ़ाई करना यार, इतना कुछ वो नहीं है, आराम से एग्जाम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गांव में आपके तो खेत होगा, ठीक है, क्या क्या करते हो वहाँ खेतों में, क्या क्या हो रहा है? अरे खेती तो मतलब खेती के साथ और भी कुछ काम करते हैं, बस खेती होता है। मवेशी नहीं रखे हैं, कुछ भी नहीं रखे हैं। और कोई ऐसा जिसके घर के खेत है और साथ में गाय भी रखे हैं, या कुछ कुक्कुट पालन करते हैं, फॉरेस्ट्री, ऐसा कुछ भी नहीं करते? सब यहीं बिलासपुर वाले ही क्या, या रायपुर वाले? हाँ, बस खेती होता है, कुछ भी नहीं रखे हैं, गाय वाय कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, कुत्ता बस, मतलब कुत्ता बस रखे हैं गाय खेत को देखने के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ। गाय भी रखे हैं। अभी तो क्वेश्चन भी आया था सर, क्या क्या बोलते हैं जहाँ गाय को चलाने में जाते हैं उस जगह को छत्तीसगढ़ में करते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसको दहिहान, खैरखा, हाँ उसको ही बोलते हैं खैरखा, खैरखा ना, खैरखा तो समूह को ही बोलते हैं। दहिहान का रीजन होता है जहाँ पर ले जाते हैं, वहीं से दूध दुहान करते हैं, सब कुछ आया वो क्वेश्चन है जीपीएससी में, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम लोग कहते हैं, मेरा ये थीम था कि भाई आपको ये तीनों चीज़ों को पहले समझा पाऊँ कि इससे एक चीज़ क्या है, एक कंपोनेंट को हटा देना, कि जहाँ पर कृषि के अंदर के ही क्षेत्र के दो चीज़ अगर उदाहरण होगा, सर जिन्होंने उससे अच्छे से पूछा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे कि एग्रीकल्चर एंड मसूद है क्रॉप ग्रोइंग एंड, मतलब फसल का जो उपज लिया जा रहा है और उसके साथ साथ मछली उत्पादन किसी एक क्षेत्र में किया जा रहा है, ये किसका उदाहरण है? एग्रो सिल्वी इस तरह से आएगा तो नन ऑफ दिस होगा। क्रॉप और केवल वाइल्ड एनिमल है, ट्री इन्वॉल्व नहीं, सिल्वी वाला एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्रॉप एंड वाइल्ड एनिमल तो मतलब वो खेती को डिस्ट्रॉय करने आया है, खेती को बचाने नहीं आया है, वो पक्का खेती को या तो ख़राब कर रहा है उसी लिए आया, तो एग्रीकल्चर के ही हैज़र्ड्स में आएगा, ठीक है। उसमें मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मानव और उसके साथ क्या हो जाएगा, एक विवाद हो जाएगा, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही उसी के सबसे बड़ा कारण होता है। चलो अब एक एक करके इन सभी के कुछ एग्जांपल्स हैं। शेल्टर बेल्ट एकदम क्लियर हो गया दिमाग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको सबसे पहले क्लियर किया है। पूछा तो इसी को जाएगा, बाकी पढ़ाऊँ कि नहीं, ठीक है। मेरा तो मन बोलता है यही पूछा जाएगा, बट स्टिल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तो एग्रो सिल्वी कल्चर से लिख लो, एग्रो सिल्वी कल्चर के एग्जाम्पल्स लिख लो, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल्स दिखवा रहा हूँ कि कौन कौन से एग्रो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। देखो, इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इम्प्रूव्ड, पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ फिर हिंदी बताऊँ ना। इम्प्रूव्ड फैलो स्पीशीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि में
उगाए जा रहे नए और व्यवस्थित प्रजातियां। ठीक है, तो कोई एक ऐसा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रीजन था जहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक नई प्रजाति या किसी चीज़ों को लगाकर उस रीजन को अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है वहाँ पर देखो, इम्प्रूव्ड फैलो मतलब होता है कि कृत्य को, अब जहाँ पर इन चीज़ों को समझेंगे ना, पहले एग्रो सिल्वीकल्चर की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक एक शब्दों को समझा देता हूँ। ये पूछेगा एग्जाम्पल में किसका उदाहरण है, तो एग्रो सिल्वीकल्चर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके उदाहरण पे चलते हैं। पहला उदाहरण मैंने क्या लिया है, इम्प्रूव्ड फैलो। इम्प्रूव्ड फैले मतलब एक ऐसी भूमि की बात हो रही है जिस भूमि को त्याग दिया गया था, जिस भूमि को वहाँ पर किसी भी प्रयोग में नहीं लिया जा रहा था। और ये क्यों हुआ था ये फैलो, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक जंगल का क्षेत्र था जहाँ पर लोग क्या करते थे, स्थानांतरित कृषि किए, झूम किए, पिद्दा किए, कुछ भी किए और वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के कारण ये भूमि क्या हो गई, खाली भूमि हो गई, जिसको बोलते हैं फैलोलैंड। फैलोलैंड का एक और एग्जाम्पल ये भी होगा कि ऐसी भूमि जिसे कम से कम पिछले 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों तक, 1 और 2 दोनों के बीच भी लेते हैं, मोस्टली जो डिफाइंड किया गया वो 2 साल किया गया है कि 2 साल तक ऐसी भूमि जहाँ पर 2 साल तक किसी भी तरीके का फसल का उत्पादन नहीं किया गया, उसको क्या बोलते हैं, खाली भूमि या फैलोलैंड। ठीक है, तो जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जा रही थी अब वो जमीन क्या हो गई, फैलो हो गई थी। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, जिस विधि से हम क्या करेंगे, इस खाली भूमि को व्यवस्थित और अच्छा करेंगे, उसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्पीसीज क्यों, कि उसको बेहतर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ बेहतर प्रजातियों को उगाएंगे, स्पीसीज ऑफ ट्री और क्रॉप। ठीक है ना, तो फसल तो उगाएंगे नहीं क्योंकि फसल उगा कर ही भागे हैं। ठीक है ना, अब 15 साल 16 साल बाद फिर आने वाले, तो वहाँ पर हम कोई ट्री ही लगा रहे होंगे। ठीक है ना, और वहाँ पर कोई ऐसी ट्री को लगाएंगे जो कि उस जगह के मृदा और हर चीज़ों को बेहतर करेगा। क्लियर हो रहा है, तो ये एक तरीका हो गया कि यहाँ पर क्या है, ये किस तरह का प्रैक्टिस है कि देखो पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होने के कारण वो ज़मीन क्या हो गई, ख़राब हो चुकी थी वहाँ पर, इसलिए हमने क्या किया, ट्री तो है पर अब हम कुछ ऐसे स्पीसीज को लगा रहे हैं ट्री के ही वहीं पर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हो चुका है, तो एक ऐसे ही ट्री को लगा रहे हैं जिससे क्या होगा, वो फिर से ज़मीन क्या होगा, वापस अच्छा हो पाएगा। ठीक है, या तो हम उसमें प्लांटेशन क्रॉप भी लगा सकते हैं जो कि सीधा सीधा किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर संबंधित है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उसका लैंड जो है, उसकी जो सॉइल है वो क्या हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो एक ये तरीका अपनाया जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की भूमि पे, उसको भी किसका उदाहरण माना जाएगा, एग्रो सिल्वीकल्चर का। समझ आ रहा है, पहला एक। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तोंग्या विधि। तोंग्या सिस्टम। ठीक है ना, तोंग्या। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है, खासकर इसको ना वन विभाग ज़्यादा करके कराता है। आप देखोगे कि तोंग्या का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वन विभाग ही करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बाकी अलग अलग तरीके से भी तोंग्या किया जाता है। अब तोंग्या क्या होता है समझने, वो पूछेगा, देखो यही सब चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा, मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ, वो लिख देगा तोंग्या इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बस खत्म। किसका उदाहरण है, आप बताओगे किसका उदाहरण। अब तोंग्या के अंदर क्या होता है, जब किसी नए वन को बनाते हैं, ठीक है ना, जब क्या होता है, कोई फॉरेस्ट को हम बना रहे, कोई लैंड है, अब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर फॉरेस्ट्री करेंगे और उसके हम लोग यहाँ पर उसको वन बनाएंगे। तो इनिशियल प्लांटेशन जब करते हैं, ठीक है ना, ये बाद में नहीं होता। तो इसमें पहली बात सपोज करो ज़मीन है, ठीक है, अभी ज़मीन पे हमने क्या किया, फॉरेस्ट्री स्टार्ट किया है, पेड़ अभी हमारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ प्लांटेशन क्रॉप या एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो होने देते हैं। उस समय गवर्नमेंट खुद प्रैक्टिस करेगी या जो भी डिपार्टमेंट होगा। तो इनिशियल समय में ना, जब पेड़ हमारे छोटे हैं, इनिशियल प्लांटेशन जब चल रहा होगा किसका, ट्रीज़ का। ठीक है, क्योंकि हम एक नया वन उगाने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो शुरुआत के दिनों में जब पेड़ की हाइट छोटे होंगे, ठीक है, तब उस समय क्या करेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फसल उगाने की भी परमिशन दे देंगे। तो शुरुआत के दिनों में यहाँ पर क्या होगा, फसल उगाया जाएगा। ठीक है, जब तक कि उस पेड़ का क्या नहीं बनता, कैनोपी शेड। ठीक है, ये बहुत बड़ा वर्ड बताया मैंने आपको, कैनोपी शेड समझते हैं।
ठीक है। कैनोपी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है कैनोपी का अर्थ? एनीवन? जो हाँ एक बहुत ट्री का जो क्राउन मतलब नीचे जितना है वो इस तरह ही आपको क्राउन, जो भी आपको शब्द देना दे सकते हैं। अब मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एकदम साधारण भाषा में आज कैनोपी समझा दे रहा हूँ, जीवन भर के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो होता कैसा है, सपोज दिस इज अ ट्री एंड दिस इज अ सन, ठीक है। ये क्या है? सूरज है। व्हेन द सन इज ओवर हेड द ट्री, जब ट्री के सीधा ऊपर सूर्य होगा और उसकी प्रकाश सूर्य पे क्या होगी? डायरेक्टली इसके ऊपर गिर रही होगी, सन की लाइट डायरेक्टली इसके ऊपर गिर रही होगी। उस स्थिति में वो ट्री जितने दूर तक अपना शेडो बनाएगा उसको बोलते हैं कैनोपी। तो जो ट्री है उसकी जो परछाई है, जब सन सूरज सीधा उसके ऊपर है, जितने दूर तक बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी। इसको ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए कैनोपी का डेफिनेशन साइड में लिख लो वहीं पर। कैनोपी का अर्थ क्या होता है देखोगे? व्हेन सन इज ओवर हेड द ट्री, इंग्लिश में लिखे फिर हिंदी में लिखवा रहा हूँ। कैनोपी का एक सिंपल सा डेफिनेशन, व्हेन सन इज ओवर हेड द ट्री at mid noon, then the area covered by the shadow of that tree, is canopy of that particular tree, is canopy of that particular tree। लिखोगे जब दोपहर ऐसे जब दैनिक स्थिति में 12 बजे होंगे और सूर्य वृक्ष के ऊपर अवस्थित होगा और इस वक्त सूर्य की किरणों से वृक्ष के द्वारा बनाई जा रही, और इस स्थिति में सूर्य की किरणों से वृक्ष द्वारा बनाई जा, इस स्थिति में सूर्य की किरण पड़ने से वृक्ष द्वारा बनाई जा रही परछाई जितने क्षेत्रों में विस्तृत होगी वह क्षेत्र उस वृक्ष की कैनोपी कहलाएगी। वह जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसका कैनोपी कहलाएगा। समझ आ रहा है? सिंपल सा चीज़ है। तो क्या बात कर रही है यहाँ पर कि जब तक एक ट्री का प्रॉपर कैनोपी डेवलप नहीं हो जाता उस समय तक हम क्या करने देंगे? परमिट करते हैं कि आप क्रॉपिंग कर लो। पर जैसे उसका कैनोपी डेवलप हो जाता है फिर उसके बाद उसमें क्रॉपिंग प्रैक्टिस नहीं की जाती, ठीक है। और इसी सिस्टम को बोलते हैं तोंगिया विधि। ये होता है तोंगिया मेथड कि इसको गवर्नमेंट खुद कराएगी। जब तक उनका क्या हो रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है तो कर लो, फिर जैसे पेड़ बड़े हो जाएंगे हटवा देंगे इससे। क्योंकि अगर अब नीचे क्रॉप है और ऊपर पेड़ है तो पेड़ का वो क्या हो जाएगा? शेड बनेगा। शेड बनेगा तो फोटोसिंथेसिस के रेट रुक जाएंगे और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो क्रॉप लिए हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएगा? प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। तो अल्टीमेटली उस क्रॉप को लगाने से क्या होगा? प्रोडक्शन का लॉस होगा, ना कि गेन होगा। योगेश इसको फ़ोन को उधर दे देना, तो हेलो बोलते हुए जाना ना, अश्वनी को दे देना और हेलो बोलते हुए जाना। दे रहा हूँ बोल के ना, एक बार देखिए, जल्दी जल्दी जाना। अरे उठा दिया, हेलो बोलो। 1 सेकेंड ना, उसको वैसे करा दो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो ये होता है तोंगिया, ठीक है। तो तोंगिया में सबसे देखो 2 चीज़ों को ध्यान रखना। पहला कंडीशन क्या है कि ट्री ग्रो कर रहे होगा, पूरा ट्री बन नहीं चुका है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि इस ट्री का क्या नहीं बन पाया है अभी? कैनोपी नहीं बन पाया। कैनोपी बनने के बाद ये नहीं होगा। अब ये जो तोंगिया सिस्टम है उसको 3 तरीके से करवाया जाता है, ठीक है। पहला होता है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल तोंगिया। डिपार्टमेंटल, जो कि वन विभाग खुद ही करवाता है, ठीक है ना। इसे वन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। तो वन विभाग क्या करता है? लेबर्स को या गांव वालों को मिलाकर इस चीज़ों को कराता है। तो वह जब गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस कराए तो उसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल तोंगिया। दूसरा होता है कि कभी कभी वन विभाग क्या करता है? अपनी ज़मीन किसी को लीज में दे देता है, ठीक है, कि आप ये ज़मीन को लीजिए और यहाँ पर हमको इतना डेवलप करके दीजिए, ठीक है। कुछ साल 25 साल के लिए जाइए, आप पेड़ उगाइए, उगाइए, और जब पेड़ बन जाएगा फिर छोड़ के भाग जाना। तब तक आप वहाँ पर खेती कर सकते हो क्योंकि ज़मीन तो उसकी है, वन विभाग की। तो इसको बोलते हैं लीज तोंगिया, लीज्ड, ठीक है ना। इसको लीज में दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं लीज तोंगिया, ठीक है ना। जो लीज में देते हैं, लीज लिख लो, लीज हिंदी में लीज बोलते हैं, इंग्लिश में लीज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका डिपार्टमेंटल तोंगिया, एक होता है लीज तोंगिया।
और तीसरा क्या होता है, विलेज तोंग्या, जो ग्रामीण या गांव के लोग खुद से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं विलेज तोंग्या विधि। दोनों समझ आया? इम्प्रूव्ड फेलो स्पीसीज भी समझ आया, तोंग्या भी समझ आया, क्या क्या होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन डायग्राम्स को ध्यान रखना ना, जो डायग्राम्स बताते चल रहा हूँ, ये डायग्राम आपको बहुत मदद करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्रो सिल्वीकल्चर में, थर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग, एले, इसको हिंदी में यही बोलते हैं ना, एले। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग क्या है, जो आपको चाइना वाला फोटो दिखाया था, हेजरो, याद आ रहा है? अभी चाइना वाला फोटो दिखाते हैं, हेजरो अरेंजमेंट, वो है एलो क्रॉपिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंड है, ठीक है, तो सबसे पहले बात तो लैंड के ऊपर क्या बनाते हैं, इस तरीके से रो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस ये 1 2 3 4, ये जो बने क्या है, हेज रो। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका हेज रो। क्लियर है? और जो ये दिख रहा है आपको, ये इसको बुलाता है एले। इसको क्या बोलते हैं, एले। ये है हेज और वो है एले, ठीक है। हेज के ऊपर ट्री का कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। और जो एले है इसके ऊपर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर स्पीसीज या क्रॉप को लगाया जाता है, एग्री क्रॉप। एग्रीकल्चर क्रॉप स्पीसीज को वहां पर ग्रो किया जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था को ये जो बना है, इसको दो नाम से और भी जानते हैं। ये जो सिस्टम दिख रहा है ना पूरा, कि एक क्या बना, एले फिर हेजरो, फिर एले फिर हेजरो, फिर एले फिर हेजरो, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है, द सिस्टम कॉल्ड हेज रो प्लस एले, इसको दूसरे नाम से भी जानता है स्ट्रिप अरेंजमेंट। जैसा कि स्ट्रिप होता है छोटा छोटा, तो उसको इसलिए और क्या नाम से भी जानते हैं, स्ट्रिप अरेंजमेंट। इसको स्ट्रिप अरेंजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे जोन में किया जा रहा है। इस तरीके से एक और नाम कहते हैं माइक्रोजोनल स्ट्रिप अरेंजमेंट। छोटे छोटे लोग भी बनाए जा रहे हैं, इसको एक और नाम कहते हैं माइक्रोजोनल, छोटे जगह में माइक्रोजोनल स्ट्रिप अरेंजमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके ट्री लगे होंगे, लगा देते हैं। ये सब पेड़ हैं, ठीक है। तो ये पूरे जगह में क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए, और इस पेड़ के बीच में यहाँ पर क्रॉप लगे हुए हैं। फसलों के कलर अलग बदल देते हैं। डायग्राम्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फॉरेस्ट्री में ना एक बड़ी चीज़ है डायग्राम। फॉरेस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, इन विषयों में डायग्राम का एक बड़ा उद्देश्य है,
ठीक है, जो जितना अच्छा डायग्राम बनाएगा, जितना व्यवस्थित डायग्राम बनाएगा, उसको उतना अच्छा सब्जेक्ट का क्लैरिटी होगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है कि एलए क्या है, हेज क्या है, और एलए और हेज में क्या क्या उगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलए रो में क्या उगाया जाएगा, हेज रो में क्या उगाया जाएगा। कभी हेज रो में क्या क्रॉप उगा देंगे और बीच में पूरा पेड़, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका तो ऐसी कल्टीवेशन गिर जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो गई नहीं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एलो क्रॉपिंग के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कथन, हेज रो के ऊपर पेड़ उगाई जाती है। दूसरा कथन दिया जाएगा, एलए के ऊपर एग्रीकल्चर क्रॉप लिया जाता है। एक कथन सही है, दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, दोनों सही। वेरी गुड, इसको बोलते हैं एलए क्रॉपिंग। बना लो फटाक से, डायग्राम को अच्छे से बनाइए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे आपका, अगर फॉरेस्ट्री की स्टडी की बात करें तो डायग्राम उसकी जान है। इसको अगर आप विजुलाइज कर लिए ना, अपने आंखों के सामने उतार दिए ना कि ऐसा ये दिख रहा है, तो ये शब्दों को नहीं सीखना पड़ेगा। मैं सीधा बोल देता हूँ, जैसे मैंने पहले ही आपको डायग्राम दिखाया था, शब्दों को फिर नहीं सीखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ों को पढ़ना है। हाँ जी, हाँ नहीं, स्पेसिंग वैसा बनाता है, उसमें ट्री ही इस तरह का सेलेक्ट किया जाता है ना। अभी ट्री टाइप से जाएंगे ना कि हेज रो में कौन सी ट्री को लिया जाएगा, और उसकी स्पेसिंग काफ़ी रखते हैं ना कि ट्री का जो प्रॉपर परछाई है वो उतना ज़्यादा ना पड़े, और उसकी स्पेसिंग देखो कितने दूर दूर रखा है। एक ट्री फिर दूसरा बगल में एकदम नहीं लगा दिया, चिपका के नहीं लगाया हुआ है। वो फोटो देखे थे, दूर दूर था पेड़, एकदम से चिपका के लगा दे तो दिक्कत होता। नीलगिरी लगा दो इसके बीच में, पूरा का पूरा खराब कर देगा। ठीक है, तो यूकलिप्टस पे यहाँ नहीं चुन सकते, ठीक है ना। कैनोपी नहीं था ना, हाँ तो वही बोल रहा ना। तो ऐसे ट्री को ही चुना जाएगा जिसमें कैनोपी ज़्यादा ना दिखे, जो वुड के लिए ही यूज़ हो रहा है। पेड़ को हम या तो लकड़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे या तो फ्रूट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। किसी चीज़ के लिए तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ऐसी लकड़ी जिसमें सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल है उसको लगा देंगे। चिनार लगा दो, जम्मू कश्मीर चिनार लगा देते हैं, चिनार का वृक्ष होता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे ना अभी, ट्री टाइप समझाएंगे ना, अलग अलग पेड़ों को भी समझेंगे। मैं बोला ना अभी एक ही बार में सब नहीं सिखाऊंगा, समय लेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है ना, और पूरे पेड़ की तरह ग्रो करेंगे, सब कुछ जान जाएंगे अपने जंगल के बारे में। इतना मेरे ऊपर विश्वास रखो बस, ठीक है। बहुत बारीक से स्टार्ट किया है मैंने। जब मैं एकदम डेवलप्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना आपको, वाटर शेड वगैरह, तब आप लोगों को लगेगा कि नहीं सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे अभी चालू हो गया होगा थोड़ा थोड़ा प्रेम होना, ठीक है ना। वाटर शेड पहुँचते पहुँचते तो आपको मैं सब्जेक्ट से, पूरे विषय से प्रेम करा दूंगा, तब बोलोगे कि फॉरेस्ट्री ही पढ़ लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो केवल हम देख रहे हैं उगाया कैसे जा रहा है। जंगल को देखना प्रारंभ किया, ठीक है, जंगल को देखने के टॉपिक्स हैं, बाकी जंगल में घुसेंगे अभी। तो ये हो गया आपका एलए क्रॉपिंग, ठीक है। एलए क्रॉपिंग के बाद अगला लिखिए नेक्स्ट। कितने हो गए थे, 3 हो गए ना। चौथा तो आपको ऐसे भी ऑलरेडी समझा दिया मैंने, शेल्टर बेल्ट, ठीक है। तो दो चीज़ को एक साथ बताता हूँ, एक तरफ आपका शेल्टर बेल्ट, आश्रय बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, और दूसरी तरफ होगा विंड ब्रेक, जिसको बोलते हैं हवा को रोकने के लिए बनाया था विंड ब्रेक। विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट, ठीक है। अब इन दोनों पे आते हैं, क्लियर है। पहली बात तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को, डायग्राम को पहले देख लेते हैं। दोनों का डायग्राम लगभग सेम दिखेगा, पर उसमें फिर जो बेसिक अंतर होगी उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट का डायग्राम कैसा था, अभी तो मैंने बनाया ही था थोड़ी देर पहले आपके सामने। किसी और कलर से बनाते हैं, इस कलर से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। वो तो पीला ही दिख रहा है, सॉरी, आजा भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट में हम क्या करते हैं, किसी एक तरफ हम क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो उसको समझते हैं। अब मैं क्या मान रहा हूँ कि हवा इधर से आ रही है मेरी, यहाँ लिखते हैं इनकमिंग विंड डायरेक्शन, आने वाली हवा का क्षेत्र, ठीक है। हवा इस तरफ से आ रही है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा फार्मलैंड है,
ये फार्म लैंड है और इसमें इस तरीके से हवा आती है, ठीक है ना, ये विंड डायरेक्शन है, ठीक है। तो पहली बात क्या करेंगे, ये जो विंड डायरेक्शन है जिस जगह को हिट करेगी, ठीक है ना, तो विंड के तरफ जो ये क्षेत्र है, ये वाला, ये रीजन जो है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, ठीक है। मतलब ये सीधा हवा को देख रहा है, और दूसरा साइड जो होगा उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है ना, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है उसको, पर पहले समझते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बता रहा है कि हवा यहाँ से आती है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रीज लगाए, ट्री लगाया या शेल्टर बेल्ट बनाया, कुछ ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, विंड को रोक रहा है। ये जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे विंड को डायरेक्टली रोक रहे हैं। ये पहला ट्री है, ठीक है। तो ये जो बन गया, ये मेरा क्या है, ये शेल्टर बेल्ट है। ये मेरा शेल्टर बेल्ट है, ये हवा को इधर से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्लियर है। तो जो शेल्टर बेल्ट के इधर का एरिया, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, विंडवर्ड साइड। और जो शेल्टर बेल्ट के इधर का एरिया है, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा, लीवर्ड साइड। वृष्टि छाया क्षेत्र, लीवर्ड साइड। ये क्या है आपका, पवन क्षेत्र या विंडवर्ड साइड। एक होगा विंडवर्ड साइड, एक लीवर्ड साइड, डायरेक्टली ये भी पूछा सकता है। तो अब हमारा जो इधर है, इधर हमारा क्या है, पूरा क्रॉप है, ये पूरे क्रॉप है। ठीक है ना, हम लोग जो पार्टी कर रहे थे वही वाला क्रॉप है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है, क्रॉप एरिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को। शेल्टर बेल्ट क्या है, विंडवर्ड साइड क्या है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस शेल्टर बेल्ट को बनाने के लिए, ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ट्री मस्ट बी ग्रोन, जो यहाँ पर जो विंडवर्ड साइड में हम जो ट्री को उगा रहे हैं, वो मस्ट बी ग्रोन एट द 90 डिग्री ऑफ द इनकमिंग विंड। जो आने वाली हवाएं हैं उसके 90 डिग्री पे वो लगाया जाएगा। किस कोण में लगाया जाएगा, 90 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं उसको, राइट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण पे लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो ट्री है एट 90 डिग्री ऑफ विंड, पहला लाइन ये मस्ट कंडीशन है, ध्यान रखना। ये पूछेगा कि शेल्टर बेल्ट में जो पेड़ के साइड में क्या लगाते हैं, ट्री लगाते हैं, उसको कितने डिग्री एंगल में लगाया जाता है। उत्तर क्या होगा उसका, 90 डिग्री। ऑप्शंस में क्या आएंगे, 45, 90, 150, 360, कुछ भी दे देगा। आपको 90 से हटना नहीं है किसी भी स्थिति में, ठीक है। नहीं बोलेंगे गाँव में ऐसे करके मेड़ घूम रही थी, अभी कितने में लगाएंगे, तो भी 90 में लगाएंगे। अगर मेड़ ऐसे घूम रही है तो हवा भी ऐसे घूम के मारेगी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। हवा भी तो भाई जैसा हमारा ओरिएंटेशन होगा, हवा उसी तरीके से बहेगी। तो कैसा भी जमीन हो, हवा तो 90 डिग्री में उसको हिट करेगी, समझ आ रहा है। तो उसमें कंफ्यूज भी करते हैं कभी कभी, अब यहाँ तो नहीं करेंगे, कभी कभी कंफ्यूज करेंगे आपको कि मान लीजिए, बोला नहीं मानूंगा, शेल्टर बेल्ट लिखा है 90 डिग्री ही मारूंगा। नहीं मान लीजिए, क्यों माने, हम मानेंगे ही नहीं, मानने मत, बस खत्म, आंसर आ गया आपका। अगर आप मानने चले गए तो वो मनवा लेंगे। 90 मतलब 90, 1 डिग्री भी ऊपर नहीं, 1 डिग्री नीचे, 90 डिग्री में लगाओगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे लगता है विंड डायरेक्शन पे। अब इसका जो शेप होता है, द मोस्ट, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट शेप होता है, या जिस तरीके से उसको सबसे अधिक बनाया जाता है, वो शेप है इसका पिरामिडल शेप, पिरामिड के आकार का, ठीक है ना। किस आकार का, पिरामिड के आकार का, पिरामिडल शेप, पिरामिड के आकार का होता है, ठीक है। पिरामिड का आकार कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे पौधे लगे होंगे, मान लेते हैं घास है। इसके बाद क्या है, झाड़ियाँ हैं। उसके बाद क्या है, बड़े बड़े वृक्ष है। और बड़ा बना देता हूँ इसको,
फिर क्या है यहाँ पर झाड़ियाँ, यहाँ पर फिर क्या है छोटी छोटी घास है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या आपका ट्री है, यहाँ क्या है शर्ब, और ये क्या थे ग्रास, ठीक है। यहाँ पर क्या है शर्ब है और ये क्या है ग्रास है। कुछ इस तरह के आकार का ये बनेगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला शेप है वो पिरामिडल शेप है। पिरामिडल शेप क्यों होती है, इसके पीछे का कारण है। विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में क्या अंतर है जब उसको समझेंगे। शेल्टर बेल्ट को हमेशा, ठीक है, शायद वो ऊपर का कट रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि पढ़ने वालों को चीज़ें आसानी से समझ आए। यहाँ लिख देता हूँ शेल्टर बेल्ट, ठीक है, शेल्टर बेल्ट। और इधर क्या लिखा है विंड ब्रेक लिखा है, वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है विंड ब्रेक, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोलता कि इसमें फ़र्क कैसे देखेंगे। तो तीसरा थिंग जो शेल्टर बेल्ट होता है वो मुख्यतः मेनली किसके लिए बनाया जाता है, हॉट एंड ड्राई विंड के लिए। गर्म और जो क्या होते हैं शुष्क हवाएं होती है, आर्द्र नहीं, उसमें मॉइस्चर का कंपोनेंट कम होता है। रेगिस्तान के रीजन में बनाया जाएगा कि रेगिस्तान में जो हवा आ रही है, तो हॉट एंड ड्राई विंड के लिए बनता है, ठीक है। इसको मेनली किस लिए बनाते हैं, हॉट एंड ड्राई विंड के लिए। जहाँ पर एक गर्म हवा बह रही है और वो हवा क्या है, वो सूखी हवा है। तो हवा से क्या होगा, जब हवा बहेगी तो धूल होगा तो बहुत ज़्यादा उड़ेगा, और उड़कर वो क्या होगा दूसरी जगह में जाकर फैलने लगेगा, एनक्रोच करेगा। मतलब एक जगह की जो मिट्टी है या बोल सकते हैं रेत है, वो क्या होगा बहते हुए दूसरी जगह में इकट्ठा होते रहेगा और वो उड़ उड़ के जाता रहेगा। तो रेगिस्तान देखो, कभी हवा उड़कर आता है, ठीक है, फिर जाते हैं, फिर उड़कर आता है, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स नोन एज बार्चन। वो दिखने क्या वो जोग्राफी है, ठीक है ना। तो रेत इस तरीके से हिलते रहते हैं, जिसको बार्चन बोलते हैं। तो वैसी चीज़ों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पेड़ों का। तो वो क्या करती है, पहली बात तो हवा की गति को देखो, ये करेगा क्या। पहली बात तो विंड की वेलोसिटी जो है, स्पीड है, सबसे पहले क्या करेगा, गति को गिरा देगा। हवा की गति गिरेगी। थोड़ी सी बीच में स्पेसिंग रखते हैं, ऐसा नहीं तो एकदम लगा दिए, थोड़ा बीच में क्या करते हैं, ऐसा नहीं लगा देते, ऐसा लगाते हैं, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो, समझ रहे, तो यहाँ से क्या होगा, हवा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, विंड की वेलोसिटी जो बहुत तेज है उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी। और अगर हम ऐसे लगा देंगे, हवा बहुत तेज है, पेड़ गिर जाएगा, ठीक है। तो विंड को क्या करते हैं, स्लो डाउन करने का तरीका है, हवा को स्लो कर देते हैं। तो विंड की वेलोसिटी को रोकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्योंकि हवा गर्म है और गर्म हवा की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर की ओर उठती है। तो हवा क्या करेगी, जैसे धीमी होगी तो वो उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करेगी जहाँ पर डेंसिटी ऊपर तक है। तो क्या होगी, पूरी हवा से उठ के कहाँ जाने की कोशिश करेगी, चाहे वो हवा यहाँ पर है, चाहे यहाँ जो क्रॉस नहीं होगी, वो सारी हवा का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसकी ओर ऊपर आने लगेगा। इधर जो पत्ते से हवा थी वो अचानक से क्या हो जाएगी, झाड़ी की तरफ आने लगेगी, और झाड़ी से पेड़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हवा कैसे मूव करने लगेगी, इससे इधर, इधर और इधर से इधर, ठीक है। तो हवा का दो चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, वर्टिकल मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वर्टिकल मूवमेंट उसको दे दिया जाएगा। और जैसे ही हवा वर्टिकल में जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, और जब ठंडी होगी हवा तो वो नीचे की ओर दब जाएगी, और नीचे की ओर धंसेगी तो क्या हो जाएगा, वो जो रेत है वो चीज़ें वो वहीं रुक जाएगी, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो शेल्टर बेल्ट दो काम कर रहा है, एक तो विंड की गति को गिरा रहा है, दूसरा विंड का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो गर्म हवा है, उसको ऊपर की ओर उठा देता है। समझ आ रहा है। तो दो चीज़ कर रहा है, पहला क्या कर रहा है, विंड की वेलोसिटी कम कर रहा है, दूसरा विंड का अपवर्ड मूवमेंट को सुनिश्चित कर रहा है, ऊपर के क्षेत्र में। क्लियर हो गया, शेल्टर बेल्ट क्लियर है। अभी कोई डाउट कुछ है तो बताओ, मैं आज आपका सारा डाउट क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। एक तो आप लोगों को इतना प्यारा सब्जेक्ट पढ़ाने बोल दिए, ठीक है। मैं कहा PSC में पढ़ा रहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है ना। आप लोग मेरे को बोले इतना प्यारा सब्जेक्ट दे दियो, ठीक है पढ़ाते हैं। थैंक टू यू पीपल कि आप इस चीज़ को कर रहे हैं। चल अब दूसरा समझते हैं विंड ब्रेक। विंड ब्रेक भी क्या होता है, शेल्टर बेल्ट की तरह ही होता है, बस उसकी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर हवा एक से अधिक दिशा से आ रही है, मान लो कि चारों दिशा से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको
क्वाड्रेंपल बना देंगे या क्वाड्रेंगल पे बनाएंगे, है ना, हर दिशा पे भी सेम उसी को लगाएंगे। क्लियर है, हर दिशा में इसी तरीके से लगा देंगे। तो जो इनकमिंग विंड के डायरेक्शन, मान लो इधर से भी हवा आ रही है, फिर हम एक यहाँ लगा देंगे, इधर से भी आ रही है, तो मतलब उस पूरे लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमको कितने भूमि को बजाना है या हवा किधर से आ रही है, पर हमेशा क्या होगा, इनकमिंग विंड के डायरेक्शन पे ही उसको लगाया जाएगा। और शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। कितने डिग्री में लगाया जाएगा, 90 डिग्री में। दो काम करेगा। और मेनली किस विंड के समय में लगाएंगे, हॉट एंड ड्राई विंड, ठंडी हवाओं के लिए नहीं लगाया जाता। ठीक है ना, तो ज़्यादा करके इसका उपयोग डेजर्ट वाले रीजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, विंड ब्रेक। ये भी सेम ऐसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगेन लैंड तो वैसा ही रहेगा, यहाँ भी ट्री वैसी ही लगाई जाएंगी। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस रहता है। तो ये भी सेम सिस्टम तो वही दिखेगा। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, विंड के जो इनकमिंग डायरेक्शन है वहीं पर लगाएंगे इसको भी। ठीक है, ये क्या था, इनकमिंग विंड डायरेक्शन। इनकमिंग विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो वैसे ही होगा सेम। ठीक है ना, ये आपका विंडवर्ड साइड, वो वाला लीवर्ड साइड, सभी को पता है। ठीक है, तो ये अपना इधर का पोर्शन कहलाएगा लीवर्ड साइड। ये पोर्शन है विंडवर्ड साइड। तो हो तो सेम ही चीज़ रहा है, पर यहाँ पर चीज़ें क्या क्या अलग है उसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, यहाँ पर भी जो ट्री है उसको लगाया जाएगा कितने डिग्री में, 90 डिग्री पे। तो बोलोगे सर फिर क्या मतलब है दो नाम देने का, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन लोग। ठीक है ना, इसका शेप क्या था, पिरामिडल शेप। क्योंकि गर्म हवा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ऊपर की ओर उठती है, पर ठंडी हवा नीचे की ओर धंसती है। तो उन हवाओं को रोकने के लिए हमें पिरामिड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे ही आएंगे, तो नीचे की ओर उसका फोर्स ज़्यादा होगा। इसलिए इसको लीनियर शेप में लगाया जाता है। पिरामिड नहीं होता, लीनियर मतलब एकदम सीधा होता है। सब एक बराबर होते हैं, पेड़ एकदम सेम, पेड़ की जो हाइट होगी वो बराबर होगी। यहाँ का पेड़ का हाइट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। यहाँ पर समान ऊंचाई के सारे वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, लीनियर होंगे, लीनियर। ठीक है, और जहाँ एल्टीट्यूड या बोल सकते हैं हाइट जो होगा वृक्षों का, ट्री का, वो सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हम क्या क्या लगा रहे थे, ट्री के साथ साथ शब और ग्रास भी इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। यहाँ पर ओनली ट्री इज यूज, यहाँ पर केवल वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं, ओनली ट्री। यहाँ पर उसको नहीं लगाया जाता। ठीक है, वहाँ पर केवल वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष, शब और ग्रास तीनों होते हैं, वहाँ पर केवल ट्री होता है। एनी डाउट है क्या किसी को? नहीं है। और दूसरा, इसको मेनली यूज़ करते हैं किसके लिए, कोल्ड विंड के लिए, ठंडी हवाओं के लिए। ये भी क्या करता है, विंड की वेलोसिटी को रोक देता है, क्योंकि हवा क्या है, ठंडी हवा तो नीचे ही रहेगी, ऊपर जाएगी नहीं। तो अल्टीमेटली ऊपर को ऐसा कोई शेप देने के लिए मैक्सिमम कोशिश के नीचे जितना रोक पाए रोकने का प्रयास करते हैं। ये भी दो काम करेगा, विंड की वेलोसिटी को, तो ये विंड की वेलोसिटी को रोक के उसका अपवर्ड मूवमेंट सुनिश्चित करता है। ये केवल और केवल क्या करता है, विंड की वेलोसिटी को कम करता है। तो इट ओनली स्लो डाउन द स्पीड ऑफ विंड वेलोसिटी। ठीक है ना, पवन की गति को ये क्या करता है, धीरे करता है। ये जो मेन विधि है उसको ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा एग्रोफोरेस्ट्री का ये वाला पार्ट, एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल उसका नाम लिख लो, उसका बस नाम आपको नाम से वो क्लियर है। पहले लिखो फ्यूल वुड प्रोडक्शन, फ्यूल वुड प्रोडक्शन, जलाऊ लकड़ियों का उत्पादन। तो एक और क्या होता है, जलाऊ लकड़ियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर उगाते हैं जलाऊ लकड़ियों को, कृषि भूमि के ऊपर। ठीक है ना, तो जलाऊ लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं उसको कृषि भूमि के ऊपर उगाते हैं, ताकि जंगल के लोग क्या कर सकें, उसका अपना इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं पहुँचा था, उज्ज्वला योजना नहीं पहुँचा था, मोदी जी वहाँ भाई बहन नहीं बना पाए थे, अब पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूल वुड नहीं उगाया जाएगा, पर उज्ज्वला पहले नहीं था, आज भी वनों में बहुत जगह उज्ज्वला नहीं, तो लोग क्या करते हैं, अपने कृषि भूमि के ऊपर कुछ जलाऊ लकड़ी भी उगा देते हैं।
फ्यूल वुड प्रोडक्शन, वो भी क्या है, एग्री सिल्वीकल्चर का एग्जाम्पल है। तीसरा उसके बाद क्या होगा, होम गार्डन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं होम गार्डन को, किचन गार्डन नहीं, वो थोड़ा अलग होता है, होम गार्डन अलग होता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका होम गार्डन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि क्या हो जाते हैं, कोकोनट वगैरह, इनको उगाया जाता है और बीच में क्या होते हैं, उसी के साथ पेड़, और पेड़ के साथ साथ प्लांटेशन क्रॉप को उगा सकते हैं छोटे छोटे, कि एक तरफ बड़े पेड़ हैं और बीच में प्लांटेशन क्रॉप को छोटे छोटे लेवल पे लगा दिया गया, प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो ये सारे किसके उदाहरण थे, एग्री सिल्वीकल्चर। कल यहीं से स्टार्ट करूंगा आगे, ठीक है ना, सिल्वो पेस्टोरल पढ़ाऊंगा और बाकी दोनों उदाहरण कंप्लीट कर सोशल फॉरेस्ट्री की ओर जाएंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, ज़्यादा आपने कोई कोशिश नहीं करना है। देखो इसके बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, इसके बेनिफिट क्या हैं, उपयोग में कैसे क्या क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें आप खुद बता दोगे, इसको समझोगे तो अपने आप बता दोगे, ठीक है। वो लिखवा दूंगा उसको नोट्स के फॉर्म में करवा दूंगा, पर जो मेन इसके पीछे का साइंस है, जो मेन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी लिखवाऊंगा, जो साइंस के बियॉन्ड है उसको भी जाके बात करेंगे। पर इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। विंड ब्रेक क्या है, एलए क्रॉपिंग क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये कि तोंगिया क्या है, इम्प्रूव्ड फैलो क्या है, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक बार लास्ट में बात करता हूँ, उसके बाद फिर इसको ख़त्म करेंगे और सिल्वी पेस्टोरल और एग्रो सिल्वी पेस्टोरल की ओर भी जाएंगे नेक्स्ट क्लास पे। चलो अब इसमें से बैक स्टेज पे चलते हैं, और बैक स्टेज में हमारे पास क्या था, ये पर्टिकुलर इमेजेस थे, कुछ फोटोज़ थे, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सा आप बताओगे, एग्रो सिल्वीकल्चर से रिलेटेड। ये तो एग्रो सिल्वीकल्चर दिख ही रहा है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही क्या है, ये एलए क्रॉपिंग है, हेजरो, और वो दिख ही रहा है आपको क्लियर, अब दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, मैं यही चाह रहा था, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने का कि हम उस चीज़ को विजुलाइज कर पाते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए आसान होती है। अगर हम उसको नहीं देख पाएंगे, वो चीज़ें हमारी टफिंग। अब ये दिख रहा है, अब आप ऐसे ही बता दो, कभी भी इसको देखोगे तो दिमाग में क्लिक करेगा, ये हेजरो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इधर घूमने चले जाना, यहाँ पर बिलासपुर में क्या है, बैम्बू एम्पोरियम बनाया गया, बैम्बू म्यूजियम बनाया गया कोने में, जाके देखना कि बाँस को लगा के ऐसे बनाया गया है, वो एलो क्रॉपिंग का एक उदाहरण है। तो अगर हम बैम्बू को लगा दें और उसके बगल, तो बैम्बू क्या हमारा रोकेगा किसी चीज़ को, नहीं रोकेगा, बाँस कहाँ रोकेगा, ठीक है ना। तो उसके बगल में खेती कर रहे हैं, बाँस को पूरा लगा के, समझ रहे हैं। बैम्बू क्रॉप मिक्सचर एले क्रॉपिंग का एक उदाहरण है, चाइना में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक्वाकल्चर, अभी तो यहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। ये भी आपका, ये तो पेस्चर है, तो पेस्टोरल में चला जाएगा, वेरी गुड। अभी आप लोग समझ रहे हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी नहीं आया, जानवर दिखा मतलब पहुँचे ही नहीं है अभी हम वहाँ तक। बाबा जी जो बोल रहे हैं अभी तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये एक स्पेशल टेक्निक के अंदर, ये हमें पता है क्या है, शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक, दोनों ही का ही एग्जाम्पल है एक्चुअल में, ठीक है ना। पर इसको अभी फिलहाल शेल्टर बेल्ट के रूप में लगाया गया, पर एक्चुअल में आप सही बोलो, ये विंड ब्रेक है, ये शेल्टर बेल्ट से ज़्यादा ये विंड ब्रेक है, ठीक है ना। पर हाँ, जो इमेज FAO ने दिया था उसमें उसके शेल्टर बेल्ट ही लिख रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पहुँचे हैं क्या, नहीं पहुँचे। होम गार्डन इसे बोलते हैं, ठीक है, ओके। जहाँ पढ़ रहे हैं उसको बिलासपुर एस अकेडमी बोलते हैं, पढ़ा जो रहा है उसे पंकज गुप्ता बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक की बात हुई। चलो कल हम लोग इसके आगे चलेंगे और फॉरेस्ट्री को इससे भी और आगे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत प्यारा, बहुत आसान और एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट्री डेमो लेक्चर है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिनको भी एडमिशन्स लेने हैं, जिसको भी फॉरेस्ट्री सीखनी है, बहुत बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक, ताकि फॉरेस्ट्री के आप सारे क्वेश्चन बन पाए ACF रेंजर के एग्जाम पे आपसे, तो आप डायरेक्टली नीचे जो फ्लैश हो रहे हैं कॉन्टैक्ट्स में कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।